Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shahriyar Khan and I welcome you to this online guideline session for fourth year MBBS AIMC. हमारे साथ हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर मुकर्रम भाई हैं जो हमें हर सब्जेक्ट फोर्थ ईयर के हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताएंगे कि हम उसे कैसे मैनेज करें और उससे कैसे एफिशिएंटली उसे स्टडी करें और उसे कैसे मैक्सिमम मार्क्स हासिल करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुकर्रम भाई से कि वो अपना वो स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी मुकर्रम भाई, आ रही है। अच्छा, तो पहले तो देखें कि आपका ना ये ज़ाहिर है सारा ऑनलाइन सेशन होना है फोर्थ ईयर का, आपको इतना आइडिया हो गया हुआ है क्योंकि आपको पता है कोविड की सिचुएशन ऊपर कभी जाना है कभी केसेस में नीचे आए, तो उसी लिहाज से उन्होंने कॉलेजेस और स्कूल्स को बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। तो बेसिकली बहुत हैपहैज़र्ड साल गुजरना है, जिस तरह आपका लास्ट ईयर गुजरा, आपको आइडिया हो गया हुआ है, ठीक है ना? तो बिल्कुल यू नेवर नो कि क्योंकि देखो यूएचएस का अगर उसने कुछ डेवलप करना होता ऑनलाइन एग्जामिनेशन वगैरह का तो वो पिछले साल ही कर लेता, ठीक है? तो बिल्कुल। अगर उसने नहीं किया तो इसका मतलब यही है कि इस दफ़ा भी हमने ऑन ग्राउंड एग्जाम ही देने हैं जाके प्रॉप। बट यू नेवर नो कि डेट का क्या है, जिस तरह आपने देखा आपके थर्ड ईयर के एग्जाम 3 दफ़ा डिले हुए थे प्रॉप से पहले, ठीक है ना? प्रॉप 3 दफ़ा डिले हुआ है कि उससे पहले हो गया। तो अभी भी उम्मीद यही है कि ना ये एग्जाम्स अपनी डेट पे नहीं होंगे, क्योंकि देखो हमारे स्केड्यूल ही वो हमारे सेशन ही बहुत लेट स्टार्ट हुआ है। तो अब आप लोगों राइट का जी मैंने सर। देखा कि उन्होंने महीने में उन्होंने मेरे ख्याल से यूनिट्स निकाल दिए पैथोलॉजी के। सीमेट बता रहे हैं, प्रैक्टिकल्स आपके धड़ाधड़ निकाली जा रहे हैं वो लोग सारे पैथोलॉजी के ना, वो शाम में क्लासेस हो बिल्कुल रही है। हैं, सब कुछ हो रहा है, ट्यूटोरियल्स हो रहे हैं। तो आई थिंक उस लिहाज से ना आप लोग वैसे वेल प्रिपेयर्ड तो हो ही। मैंने आपको गाइडलाइंस तो सारा साल देनी ही एमबीबीएस ग्लोब वगैरह में आपके अपने ग्रुप में भी। तो मैं आपको यही इस वेबिनार का बेसिकली मकसद ये है जो आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं बताऊं कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक्स आप यूज़ करोगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने पैथोलॉजी के लिए बिग ड्रॉपिंग यूज़ करनी है, कुछ कह रहे हैं मीडियम करनी है, इनमें फ़र्क क्या है, कुछ कह रहे हैं पैथोमा करें, कुछ कह रहे हैं पैथोमा ना करें। तो जो है ना इसके अलावा सीमेट में बहुत बड़ा इशू ये आ रहा है कि आप केचोडी चेंज में पार्क करें कि एक्सेल करें। आई थिंक सबसे ज़्यादा इशू आई सीमेट के अंदर है, बाकी किसी सब्जेक्ट में इतना बिल्कुल है। ज़्यादा नहीं होना। और ऊपर से 2 दिन बाद आपका टेस्ट भी है सीमेट का, ठीक है ना? जी जी तो बिल्कुल। आई वुड टेल यू द सब्जेक्ट्स या क्वेश्चंस कि आप जो प्रिपेयर करो कि होपफुली, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट से चीटिंग का सीन बिल्कुल भी नहीं होना आप लोगों का ना, तो आई थिंक ये थोड़ी ज़्यादती है। क्योंकि हमारा भी लास्ट ईयर वाइवास वगैरह हुए थे, लेकिन वो आपको पता है वाइवा में बंदा कुछ इधर उधर की बंदा छोड़ लेता है बातें, तो बंदा बच जाता है। एमसीक्यू में तो आपको पता है कि ऑनलाइन स्क्रीन वगैरह करके आप करोगे तो इतना डिफिकल्ट है कि ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको बता दूंगा एक दो चीज़ें कि आप ये चीज़ें मेन प्रिपेयर करके जाओ कि आपको मैंने खासा फेल ना हो, पास हो जाओ, ठीक है ना? तो और जी पता है जी क्या, देखो रमज़ान है, अपने आप को आप लोग ना इतना वो ना करना कि रमज़ान भी है कि हम लोग अभी प्रिपेयर नहीं ठीक कर रहे तो यार आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी जून आना है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5-6 महीने हैं। और मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपनी सही वाली तैयारी स्टार्ट जो की थी ना, मैं क्योंकि यूएसएमएलई की तैयारी कर रहा था, अभी भी मतलब जा रही है। सही तो मैंने सारा सही। साल ना बस यानी क्वारंटीन के अंदर लास्ट ईयर सिर्फ पैथोलॉजी पढ़ी थी। और मैंने वो भी राइट। रॉबिन से नहीं पढ़ी थी, मैंने वो भी ना फर्स्ट एड की थी और पैथोमा की थी, और बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स के लेक्चर होते हैं यूएसएमएलई के लिए, वो किए थे। तो उसका फ़ायदा मुझे हुआ था कि वहाँ पे ना फर्स्ट एड में पैथोमा के अंदर खास तौर पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ना उन्होंने ना कंसाइज करके दी होती हैं, और ना बहुत सारा कुछ एक ही जगह पे मौजूद होते हैं। तो इसीलिए जो है ना मतलब ये भी बताऊंगा फिर आगे आई और ईएनटी, जिसके मैंने अभी गाइडलाइंस दी तो नहीं है, लेकिन वो भी है कि ईएनटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ना डिस्टिंक्शन के लिए एम कर सकते हो, ठीक है ना? बिल्कुल तो आई बिल्कुल। इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, और आई के 2 साल पेपर भी काफ़ी मुश्किल हैं, और आई में सप्लियाँ भी सबसे ज़्यादा आई में ही आई हैं लास्ट ईयर ना अफाक भाई वाली क्लास में। अब हमारा भी सबसे ज़्यादा मुश्किल पेपर आई का ही आया था। अब देखो खुदा ना खास्ता कितने बच्चे उड़ते हैं, क्या होता है, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी अच्छे रिजल्ट पूरी आएंगे। सेकेंड या थर्ड वीक में आ जाना है ना। तो बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैथोलॉजी से। आपको आवाज़ ठीक आ राइट। रही है? जी जी बिल्कुल सही आ रही है, आपकी अच्छा, आवाज़ सही आ पैथोलॉजी रही का है। ये सीन है यार कि ना पैथोलॉजी में मैंने जो किया था और जो बाकी बच्चों ने मोस्टली हमारी क्लास में किया था ना, वो था कि हमने पैथोमा की वीडियोस देख के पैथोमा के लेक्चर्स पहले सारे किए थे याद। पैथोमा डायरेक्टली बुक से याद नहीं करनी, क्योंकि वो बिल्कुल क्रैमिंग होती है, वो बिल्कुल फिरदौस वाला हिसाब है। जिस तरह फिरदौस आप आई डोंट थिंक कि गाइडन के बगैर फिरदौस भी अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है? एक दफ़ा आपको पता होगा कि पूरी ए टू जी कहानी क्या, तभी समरी उसकी याद या लिख सकोगे ना। तो पैथोमा की पहले वीडियो लेक्चर्स देखने, मैंने वो लिंक शेयर भी कर दिया हुआ है, ठीक है? तो आपने वो सही लिंक होगा। पहले वो मैंने ग्रुप में शेयर कर दी, जो आपका इकबालियन बैच 22 का है ना, उसमें जी पैथोमा के जी लेक्चर शेयर किए थे। तो आपने पहले वो लेक्चर्स देखने हर यूनिट के, और आपने फिर देखना है उसको ना अपने रॉबिन से याद कर लेना है। मेरा ही तरीका होता था कि मैंने ना जो ही मेरे हमारे क्योंकि मार्च से क्लासेस बंद थी लास्ट ईयर, तो मैंने अपनी पैथोमा ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने के अंदर ना मैंने इनका पैथोमा सारी गुजार ली थी अपनी, यानी कि मैंने सारे उनके वीडियोस देखता था और उनके लेक्चर्स देखता था, और उसके बाद ना मैंने पैथोमा की सारी खत्म कर ली थी। रॉबिन्स मैंने जो याद की थी वो था कि जिस तरह कोई टेस्ट आता था ना, जिस तरह उनका जीआईटी का टेस्ट गुजरा है अभी, तो उसमें मैंने रॉबिन साथ पढ़ लिया, पैथोमा रिवाइज कर लिया, ठीक है? तो इससे मेरी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाती थी, और मेरे ऑलमोस्ट 50 में से हर टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 40 से ऊपर मार्क्स ही आते थे। इस तरह कोई मसला नहीं था कि आपने रॉबिन्स, और क्योंकि सिर्फ रॉबिन्स पढ़ोगे ना, तो रॉबिन्स की ऐसी कहानियाँ लिखी हुई हैं
यू वुड नॉट नो कि क्या याद करना और क्या याद नहीं करना, ठीक है ना। सही हो गया। दूसरा, फोर्थ ईयर के अंदर जितने इंपॉर्टेंट पास पेपर्स है ना, उस पर एम्फोसाइज जितना मैं करूँ उतना कम है, क्योंकि आपको मैंने जिस तरह बताया स्टार्ट में, जो मैंने एक मेन गाइडलाइन दी थी कि उसमें हर यूनिट में से 5 या 6 चैप्टर्स होने हैं, ठीक है, और वही 5 या 6 सवाल होने हैं, 5 या 6 टॉपिक्स होने हैं, जिसके वही एमसीक्यूज रिपीट होते जाने हैं, ठीक है। तो राइट। इस तरह इस साल फोर्थ ईयर पैथोलॉजी में भी आप देखोगे, जिस तरह हमने जीआईडी पढ़ा ना, अगर उसके एमसीक्यूज आते हैं आपको, तो उसमें एमसीक्यूज बेसिकली स्टमक से स्टार्ट होते हैं। उसमें जो आगे सलाइवरी ग्लैंड्स के उसमें ट्यूमर्स आते थे, एक एमसीक्यू वो हो गया। दूसरा स्टमक का गैस्ट्राइटिस और ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस और वो एच पाइलोराई वाला दूसरा क्वेश्चन हो गया। सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसमें आपका वो आ गया कि वो वॉल बोलस और इंटरसेप्शन हो गया, क्रोन डिजीज हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, ये चीज़ें आनी थी। और आपका लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोरेक्टल कार्सिनोमा आना था, ठीक है। ठीक हो तो गया। 5 या 6 एससीक्यूज ही बनने थे आपको, यही आते हैं। ऐसा कोई एससीक्यू नहीं कि जो आपका ना आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, रिपीट ना हो। और पैथोलॉजी का सीन ही होता है कि आपके एमसीक्यू भी बहुत आसान आता है। हमने थर्ड ईयर में भी देखा है, डॉक्टर इमरान ने चाहे मुश्किल पेपर्स बनाए थे, लेकिन प्रॉफ के एससीक्यूज बहुत आसान थे। और आई बिल्कुल थिंक आपकी ऐसे, और पैथोलॉजी में डिस्टिंक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आई है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा, इसी तरह बहुत ना अच्छा फोर्थ है। ईयर की पैथोलॉजी बिल्कुल ऐसी है कि काफ़ी आसान होगी, लेकिन एक एक्सटेंसिव बहुत है। थर्ड ईयर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी, ठीक है। क्योंकि आपने नियोप्लेजिया का एक यूनिट किया था 52 पेजेस का था, अब जी आपने जी। 11 या 12 यूनिट करने हैं, वो सारे इतने इतने लंबे हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट इतने लंबे हैं। सही तो हो इसका गया। तरीका ये है कि आप सारा अगर ह्यूमन ब्रेन है उसने देखना, आप ईएनटी करोगे तो ईएनटी के ऑलमोस्ट 80 चैप्टर्स बनते हैं, चाहे 3-3 4-4 पेजों के भी बनते हैं, कुछ लंबे भी हैं, बट 80 चैप्टर्स इज स्टिल अ बिग डील, ठीक है ना। टू कवर विद पैथोलॉजी, टू कवर विद सीमेट जिसका 300 मार्क्स का आपका वो है। वरना आप थर्ड ईयर में बीएस करके आए हो, बीएस आप 5 या 6 दिन हफ्ते में भी करो तो पास आराम से हो जाते थे, ठीक है। 5-6 दिन सीमेट को आपको कम से कम 15-20 दिन देने पड़ने हैं पहली गो में भी सीमेट रिवाइज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो पैथोलॉजी के लिए आपका गो टू मटेरियल होगा पेथोमा पेथोमा की वीडियो लेक्चर, पेथोमा करनी है पहले आपने। और आई वुड सजेस्ट अपनी पेथोमा को ना आप लोग बाइंड पहले कटवा के ना उसको दोबारा बनवाएं। उसमें है कि आपने हर 2 पेजेस के बाद ना 2 A4 साइज शीट्स डलवानी है, ठीक है। उसका तरीका क्या मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह के ना ये देखिएगा कि ना सॉरी, जी जी। ये मेरी एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। जिस तरह मेरी ये फर्स्ट ईयर की बुक थी, ये देखो फर्स्ट ईयर की बुक थी मेरी, ठीक है। ये तो सही। मैंने इस तरह से किया था कि यानी अगर ये कुछ टॉपिक है ना, तो मैंने हर 2 पेजेस के बाद ना 2 पेजेस में डलवा लिए थे, ठीक है। ये राइट। देख लो, इस तरह ही जी जी। आपने करना है अपनी पेथोमा के अंदर भी ना। आपने यही करना है कि आपने हर 2 पेजेस के बाद आपने 2 पेजेस डलवा लेने हैं। और उसमें क्या करना है कि आपने अपना सारा रॉबिन्स का जो है ना, जिसमें क्योंकि रॉबिन्स के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो कुछ टेबल्स हैं, मॉर्फोलॉजीज हैं और पैथोजेनेसिस है, ठीक है। सारा सवाल ही आना है, सही। व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, कौन से जीन इन्वॉल्व हैं, वो जो बैक्स 12 बैक्स 2 वो जो एपोप्टोसिस वगैरह के जीन्स हो गए, और वो जो वीन वो साइकिल वगैरह होगी ना, सारी ये जीन्स वगैरह आने हैं और ये सारे रॉबिन्स ने लिखे हैं। तो आई वुड लाइक कि आप लोग ये चीज़ें अभी अभी जिस तरह करोगे ना, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज, तो इसको अपनी पेथोमा को दोबारा कटवा के ना इस तरह बनवा लें, बरिंग बाइंड करवा लें और इस पे लिखते जाएं। तो एट द एंड हुआ कि आपकी पेथोमा भी ना काफ़ी अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। और मुझे याद है कि मैंने अपने जो प्रॉफ से पहले होते हैं ना कि 3 या 4 दिन रिविजन के होते हैं, पहला प्रॉफ पैथो का आता है, तो आई डिडंट टच द पास्ट पेपर्स इवन, और आई डिड नॉट टच जो है रॉबिन्स इवन, ठीक है। मैंने सिर्फ पेथोमा पढ़ी थी क्योंकि मैंने सब कुछ उस पर नोट कर लिया हुआ था, ठीक है ना। तो इससे वो काफ़ी सही। आसानी हो जाती है। और आपने जब एक यूनिट कर लिया ना जीआईटी का, जिस तरह उसके पास पेपर साथ कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हैं उसमें से आते हैं और कौन से आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सही। पास पेपर के जहाँ तक हिसाब है, 2 आपके पास पेपर हैं, एक डॉक्टर हाफिज बिलाल के हैं और एक शुएब हम्म, कंवल के हैं, ठीक है। मैंने हम्म, यूज़ किए थे शुएब कंवल वाले, और दोनों मैंने पास पेपर हाफिज बिलाल वाले भी देखे, उन्हें गलतियाँ दोनों में हैं। क्योंकि आपको पता है कि सही। उस तरह के अमेरिकन वगैरह तो पास पेपर है नहीं कि बार बार प्रूफ रीड किया जाए, सब कुछ किया जाए। कुछ क्वेश्चन में गलतियाँ हैं, लेकिन वो इतनी वाजे गलतियाँ हैं कि आप अगर हम्म, आपने एक बार पढ़ी होगी ना चीज़, तो आप डायग्नोसिस इस तरह करोगे। फॉर एग्जाम्पल उसने दिया हुआ होगा कि एक बंदा है उसने खाया है, तो ना उसके यानी कि उसकी मेजेंट्रीज हैं, वो उसमें नॉट लगी है, वॉल्वोलस बन गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी कॉज क्या होगी। तो उसमें उसने लिखा है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। तो ये आपको भी पता है कि अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से वॉल्वोलस बन रहा हो, इट कैन नॉट बी सही। सीआरटी, ठीक है ना। सही हो गया। सॉरी, तो ना तो बिल्कुल आपको आपको आइडिया हो जाएगा इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, दूसरा की तो आई वुड सजेस्ट कि आप शुएब कंवल की ना यूज़ करें। हाफिज़ बिलाल की भी हम्म, कर सकते हैं, लेकिन आई वुड, क्योंकि मैंने वो की थी तो मैं कहूँगा कि शुएब कंवल की ही कर लें। बट इट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर्स ऑलमोस्ट वही हैं दोनों में, ठीक है। अच्छा, सही हो गया। उसके बाद है ना इंपॉर्टेंट है कि आई यूज़ मीडियम रॉबिन्स, ठीक है। मैंने मीडियम रॉबिन्स की थी, और मीडियम रॉबिन्स ही इतनी ज़्यादा कि आप लोग बिग करोगे ना यार, आप लोगों ने थक जाना है वाकई में। और मैंने देखा कि जो हमारी हमारा वाइवा तो डॉक्टर ना आई थिंक अमीना ने लिया था। डॉक्टर आपका थर्ड ईयर का डॉक्टर अमरीन ने लिया था ना, डॉक्टर अमरीन हाँ थी। जी।
हाँ जी, हाँ जी। हमारे डॉक्टर मीना ने लिया था जो बुर्का करती हैं ना, जो अबाया करती सही, हैं तो ना सही। वो क्या करती थी कि आपने चाहे जितना मर्जी पे थोमा से पढ़ा हो ना, उन्होंने सुननी थी डेफिनेशन रॉबिन्स वाली। मुझे अभी तक एग्जांपल याद है कि ना हमें आया था थायराइड के अंदर ना ग्रेव्स डिजीज आया था। उसके को पता हुँ, है कि ग्रेव्स ऑफ थैलेमोपैथी होती है, इसमें लिड लैग होता है और ग्रेव्स ऑफ थैलेमोपैथी में आंखें बाहर आ जाती हैं, ठीक है ना, बंदे की। दूसरा होता है कि उसमें मिक्सेडिमा होता है कि टिबिया का टिबियल मिक्सेडिमा होता है। अच्छा, तो मैम ने पूछा कि आप बताएं कि ना थायराइड ग्रेव्स डिजीज के अंदर व्हाट आर द 3 कार्डिनल साइंस। पेथोमा में उसने लिखा है थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, डिफ्यूज थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग होती है और ना ग्रेव्स ऑफ थैलेमोपैथी होती है। तो मैम ने मुझसे पूछा कि आप बताओ रॉबिन्स वाली। रॉबिन्स में सही। क्या था, रॉबिन्स में ना वो था कि ग्रेव्स ऑफ थैलेमोपैथी तो थी, लेकिन क्या था कि टिबियल मिक्सेडिमा की जगह उसने लिखा था ऑरेंज पील अपीयरेंस ऑफ द टिबिया। ठीक है, राइट, जैसे आपने ब्रेस्ट राइट। कार्सिनोमा पाउडी ऑरेंज पढ़ा है ना कि ब्रेस्ट आपकी सोलन और ऑरेंज ऑरेंज लाइक हो जाती है, पिटेड हो जाती है। उस हुँ, तरह ही ना मिक्सेडिमा में भी ना आपकी टिबिया इस तरह होती है, लेकिन वो टर्म सिर्फ रॉबिन्स में लिखी हुई है। सही। वो टर्म वो टर्म अपनी थोमा में नहीं, तो आपको रॉबिन्स पढ़नी है हुँ, डेफिनेशंस के लिए और आपको उसके लिए जो है ना पैथोजेनेसिस वगैरह के लिए और जो है मॉर्फोलॉजीज के लिए। सही बाकी एक है। वसीम अकरम भाई की भी बुक है, आप देखोगे जो बिल्कुल एक्टिव मॉर्फोलॉजीज के लिए भी है। आप लोगों में शायद काफ़ी बच्चों के पास वो भी, मुझसे एक दो बच्चों ने पहले पूछा था अभी कि हम इनमें से मॉर्फोलॉजीज करें, वो सारी सेम रॉबिन्स वाली ही हैं, लेकिन उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजीज हैं, ठीक है। बट आई राइट। वुड सजेस्ट कि एक दफ़ा आप लोग चाहे उसमें से याद करने से पहले भी ना रॉबिन से एक बार पढ़ लो सारा चैप्टर, क्योंकि आपको याद हो एक आपका एमसीक्यू अभी जेआईटी का आया था, व्हाट इज इनलेट पैच, याद है? जी, जी। इनलेट पैच क्या होता है? आया था स्टमक का, कि स्टमक अगर म्यूकोजा अगर आपकी इसोफेगस में बन जाए एक टॉपिक, उसको हम गैस्ट्रिक पैच कहते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे थोमा में चीज़ सही। नहीं थी और वो हल्की सी चीज़ लिखी है इसोफेगस सेक्शन के अंदर, और वो मोस्टली बच्चे ने रॉबिन्स नहीं पढ़ दिया, चीटिंग वगैरह नहीं की, उनका गलत ही गलत होना था वो, ठीक है ना। हुँ, तो इसीलिए, और हमेशा याद रखो, मैंने ये चीज़ नोट की ना पैटर्न में कि 5 या सॉरी 10 नंबर ऐसे होते हैं हर पेपर में, ईएनटीआई सीमेट और स्पेशल पैथोलॉजी में, जो आती हैं वो चीज़ें जो कि सिर्फ जिसने रॉबिन्स थॉरली पढ़ी होगी ना, थॉरली उसी को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आएगा। जिस तरह हमें क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, व्हाट इज रेब्डोमायोसार्कोमा, वो आई में भी दिया हुआ है, वो उसने पैथोलॉजी में भी दिया है, वो उसने इवन ईएनटी में भी दिया है। बट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेब्डोमायोसार्कोमा, एक एल्वियोलर होती है, एक नॉन डिफरेंशिएटेड होती है, इस तरह की होती हैं। तो यू कुड ओनली अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन अगर आपने रॉबिन्स पढ़ी होगी, रॉबिन्स का मस्कुलोस्केलेटल का सिस्टम पढ़ा होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर ना वो छोड़ देते हैं, सीएनएस भी छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके मैम जो है ना वो वाइवा वगैरह जो लेती है ना, एचसीक्यूज आते हैं, वो पास पेपर से कवर हो जाते हैं और ना उसका वाइवा भी थोड़ा से कवर हो जाता है, ठीक है ना। तो राइट। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप लोग जिसने जिसने एटलीस्ट डिस्टिंक्शन एम करनी है ना, हुँ, हुँ। वो कम से कम रॉबिन्स पूरी पढ़े। और आई वुड स्टिल सजेस्ट कि मीडियम रॉबिन्स के लिए जाओ, आपकी सिर्फ ऑस्टिन में आनी है बिग रॉबिन्स की पिक्चर्स, और जो आपको पीडीएफ मैंने दे दी हुई है ना, वो मंशा के पास भी है, मोहम्मद बिन मंशा के पास, और आई हाँ थिंक जी। उनके पास भी, लुइजा के पास भी है, ठीक है ना। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। लोग उनसे ले लें, मैंने उन्हें कहा था कि काफ़ी बच्चों को दे देना, उसमें मैंने हमारी अफाक भाई के साथ की ऑफिस भी हैं, और मैंने हुँ, उसमें हुँ। आई की हमारी जो हमें क्वेश्चन आए थे ना, वो मैंने ऑफिस आई की कर दी हुई है, बाकी मैंने भी पैथो सीमेड और ना उसकी करनी है, ईएनटी तो मैं वो करके ना पीडीएफ मोहम्मद बिन मंशा को भिजवा दूंगा, या आपको या बिल्कुल। कोई भी अगर आपका हाँ जी, वो बनेगा फिर अगला हम आगे वगैरह, शेयर कर देंगे तो इंशाल्लाह। हाँ, ताकि ताकि आपके पास हमारे साल का मटेरियल भी हो और ना उनके साल का भी हो, क्योंकि इस दफ़ा जाहिर सी बात है आपके चाहे सीमेट के इंटरनल चेंज हो गए हैं, एचओडी चेंज है, लेकिन क्वेश्चन तो वही है ना, बुक वही है, सब कुछ वही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, पैथोलॉजी के अंदर तो हो गया कि आप लोग, मेरी सजेशन ये है कि पैथोमा करो सबसे पहले, पैथोमा को अपनी बाइंड करवा लो दूसरे तरीके के साथ, ठीक है। उसके लेक्चर सुन के आई वुड सजेस्ट कि पहले इस 1.5 महीने के अंदर, आई थिंक जून के एंड तक अपने आप लोग साथ में पैथोमा चलाओ, सारी खत्म एक दफ़ा कर लो, ताकि एक दफ़ा आपकी पैथोलॉजी हो गई हो। अब जिस तरह आप लोग अभी पढ़ रहे हो, आई थिंक लंग्स पढ़ रहे होगे आप लोग शायद जीआईटी वो पैथो के अंदर, ऐसा ही है, अ, लंग्स पढ़ जी, रहे थे जी। आप लोग अब जी, जी, आजकल। मेरा ख़्याल है अब लंग्स ही पढ़ रहे हैं। लंग्स पढ़ो, फिर आपको डॉक्टर इमरान ब्रेस्ट पढ़ाएंगे, फीमेल मेल जेनिटल सिस्टम पढ़ाएंगे, तो आपने एक दफ़ा पैथोमा से गो थ्रू कर लिया होगा ना, बंदे ने कच्चा पक्का भी पढ़ा हो, बंदा जब दोबारा रिवाइज करता है ना, तो उसको पता है कि ये कोई ऐसी टर्म नहीं जो मैंने पहले पढ़ी ना हो, ठीक है ना। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये टर्म मैंने पहले पढ़ी हुई है, तो फिर आप जब रॉबिन पढ़ोगे तो समझो उसकी आपकी तीसरी रिवीजन होगी। राइट। पहले पैथोमा से आपने अगर रिवाइज यानी इस 1.5 महीने में सारा कवर कर लिया। दूसरा, आपने अगर अब आपका लंग्स का टेस्ट है, तो आप पहले पैथोमा रिवाइज करोगे, पैथोमा को अपने हलवे की तरह घोल के खाना पीना है, जिस तरह कैप्टन करते थे फार्मा के अंदर, ठीक है। ठीक है। फार्मा में कैप्टन पहले सारी करते थे, फिर आपने कैटलन करनी होती थी, ठीक है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। रॉबिन्स आपसे सारी होनी भी नहीं है, और रॉबिन्स की अगर आप मॉर्फोलॉजी भी कर लो, पासिबल भी करना, पैथोमा और पासिबल करके आप फेल नहीं होते, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। फेल नहीं हो गया, आपने नोट कर ली, जिस बच्चे ने सिर्फ पैथोमा करके भी अभी जीआईटी का टेस्ट दिया ना, वो पास हो गया था, चाहे उसके नंबर अच्छे ना आए, वो पास हो गया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए मैं सजेस्ट ये करूँगा, जिसने डिस्टिंक्शन लेनी है और जिसने अच्छा पढ़ना है, क्योंकि फाइनल ईयर में ना अब हमें वो मेडिसिन पढ़ा रहे हैं, सर्जरी पढ़ा रहे हैं,
तो मैं अब जिस तरह मैंने कोई लेक्चर बंदा उठ के सुन लेता, थायराइड का लेक्चर मैंने सुना है, जो लंग्स का सुना है, तो ऐसी मुझे कोई चीज़ नहीं लगी जो मैंने फोर्थ ईयर में ना पढ़ी हो, ठीक है? राइट, ऐसी मुझे कोई चीज़ नहीं नज़र आई इसमें। तो आप ठीक अगर हो गया। पैथोलॉजी अच्छी पढ़ोगे ना, हिस्टोलॉजी अच्छी पढ़ोगे, जिस तरह आप लोगों ने जिसने फार्मा अच्छी पढ़ी है ना, उसकी फाइनल ईयर के अंदर जो है ना मेडिसिन में ना बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, क्योंकि फार्मा सारी मेडिसिन में है। जिसने अच्छी फिजियो पढ़ी उसकी पैथो अच्छी लाजमी होगी, और जिसने अच्छी पैथो पढ़ी उसकी एंड ना आके मेडिसिन और ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ठीक है ना? सर्जरी अच्छी होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग मीडियम प्रॉब्लम्स पे रखो, डिस्टिंक्शन आ जाती है। यानी मुझे जो मैंने वाइवा दिया और अपने पेपर दिए ना, कि देखो बंदा उम्मीद तो लगाता है डिस्टिंक्शन आएगी नहीं, कि वो अल्लाह के हाथ में आएगी, लेकिन आप अगर कहो कि ऐसा कोई क्वेश्चन था जो मुझे ना आता हो, या कुछ जो मैम ने वाइवा में पूछा जो मुझे ना आता हो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने प्रिपेयर किया हो, एक्सटर्नल ने भी और इंटरनल ने भी, जो पैथोमा और मीडियम प्रॉब्लम्स कंबाइंड में ना की हो, ठीक है ना? ओके, अच्छा, दूसरा है कि बिग प्रॉब्लम्स में सिर्फ एक्स्ट्रा पिक्चर्स ना होती, तो वो आगे वाले डाटा में जो आपको मैंने फॉरवर्ड किया है ना, वो आ चुकी हुई है, ठीक है? तो इससे ठीक हो परेशान नहीं गया। होना कि कुछ बच्चे बिग प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं, उनकी आदत है यार, ठीक है? अब मैं रोक भी नहीं रहा कि आप ना पढ़ो, लेकिन वही बात है कि किस तरह से कम मेहनत करके अच्छे कॉन्सेप्ट भी आ जाएँ और आप लोग वो भी कर लो कि ना अच्छे मार्क्स भी ले लो, ठीक है ना? तो ठीक ये हो होगी गया। पैथोलॉजी की। पैथोमा करें आप वीडियो लेक्चर्स के साथ, उसके बाद आप लोग उसको मीडियम रॉबिन से पढ़ लो, और ट्राई टू नोट डाउन रॉबिन्स ऑन द पैथोमा, ठीक है ना? यानी कि ठीक हो गैस्ट्राइटिस है ना उसका, तो उसकी आप पैथोजेनेसिस पढ़ लो, उसकी कॉजेस पढ़ लो, कोई टेबल वगैरह बना हुआ है ना, तो उसको आप मार्क कर लो रॉबिन्स के ऊपर, और साथ पासिबल इस बार लाजमी पढ़ लेना, ताकि आपको भी पता चल जाए कि पासिबल में कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। और मैं एक चीज़ गाइड करूंगा कि जो आप मेल और फीमेल जेनिटल सिस्टम पढ़ोगे ना, उसके अंदर क्या सीन है कि ना, उसमें काफ़ी है, जिस तरह ना टीएमएन क्लासिफिकेशन होती है कि T0, T1, T2, T3 पे अगर यूट्राइन कार्सिनोमा यूट्रस से कहाँ कहाँ फैलता है, विजाइना में जाता है, पेरिटोनियम में फैलता है, तो उसकी स्टेजेस वाले क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, और वो हमारे रॉबिन्स में नहीं दिए हुए, सिर्फ पास पेपर्स में दिए हुए हैं, ठीक है? क्योंकि आपने ठीक नोट हो किया होगा, गया। जिस तरह आपने थर्ड ईयर में इन्फ्लेमेशन पढ़ी है, बुक में कुछ और है, पास में एक अलग सी दुनिया बैठी होती थी इन्फ्लेमेशन वाले चैप्टर की, ठीक है ना? तो इस ठीक तरह हो गया। ये फीमेल और मेल जेनिटल सिस्टम है ना, तो उसकी काफ़ी क्वेश्चन है जो कि बुक में से नहीं है, और काफ़ी क्वेश्चन है बुक वाले ही हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें जिस तरह टीएमएन क्लासिफिकेशन है कि ना वो ट्यूमर की, तो वो नहीं है, ठीक है? ये आप तो पैथो के लिए ना, पैथो अगर आप इस तरह करोगे, और प्रैक्टिकल के लिए इतनी आपको मेहनत अलग से नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? वो चले जो बंदा तो वेल एंड गुड है, लेकिन ना लेके भी जाओ तो आपको इतना टाइम दे देते हैं वो रिटर्न्स के बाद कि आप लोग आराम से जो है ना पैथो की प्रैक्टिकल की तैयारी कर लो, ठीक है? फिर होगी हमारी पैथो। बाकी अभी वेबिनार के एंड पे क्वेश्चन वगैरह जिसकी भी जो मर्जी होंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है? सेकंड मेजर चीज़ आती है बिल्कुल, बिल्कुल। वही बात मैं कहने सीमेंट लगा था कि ना अगर किसी का हाँ, कोई बात कर लें आप, कंप्लीट कर लें। जी, कि किसी का किसी जी, जी। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है किसी टॉपिक के रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो ज़रूर करें। मुकर्रम भाई उनका साथ-साथ जवाब देते जाएँगे और एंड पे भी दे देंगे। जी, हाँ, मुकर्रम एंड भाई पे आप 15-20 बिल्कुल मिनट्स हम करें। लोग इसी के लिए रखेंगे कोई मसला नहीं। अच्छा, बिल्कुल, बाकी सेकंड आता है ईएनटी के ऊपर। सीमेंट एंड पे डिस्कस करते हैं, आपका टेस्ट भी आया तो मैं बता दूंगा क्या क्या चीज़ें आप लोग कर लो, क्योंकि आपको पता है ईद भी ठीक आ हो रही है, गया। पढ़ने का रमजान है, वो पढ़ा भी नहीं जाता, ताक आते नहीं है कि कोई बंदा शायद कोई तकाफ भी बैठा हो। तो अच्छा सीन है जी, कि जी। ईएनटी है ना, ईएनटी और स्पेशल पैथो, आई थिंक वो दो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप डिस्टिंक्शन के लिए एम कर सकते हो, आपको करना भी चाहिए राइट, रिगार्डलेस कि आपको ईएनटी 1 है या ईएनटी 2 है। ईएनटी 1 के जो डॉक्टर राशिद से आए, मेरा ईएनटी 1 आया था, जो मेरे व्हाट्सएप में सही, एडिट है, मैंने अपने वाइवा के बाद आगे रैंट भी काफ़ी किया था, किसी ने पढ़ा भी होगा और सही। स्टेटस शायद आपको याद हो। दूसरा जी, जी, ईएनटी 2 मैं के भी सर ऐड हूँ काशिफ आपके इकबाल में। मलिक हैं, ठीक है? सर काशिफ इकबाल मलिक हैं, और वो ठीक, ईएनटी 2 बहुत नंबर देता है, यानी ईएनटी 2 में ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसके वाइवा में 84, 85 से कम नंबर आए हो, ठीक है ना? सही हो गया। ईएनटी में डिस्टिंक्शन बहुत आती हैं, लेकिन ईएनटी 1 में कम आती हैं। लेकिन क्या है कि ना, वो किस्मत होती है कि सारा डिपार्टमेंट जो मर्जी है, बट आपने हुँ, हुँ। ईएनटी प्रिपेयर कैसे करनी है? ईएनटी की एक चीज़ है कि ढिंगरा जो है ना, ढिंगरा आपने ले ली होनी है, ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है कि आपको किसी और बुक की जरूरत ही नहीं है। पास सही हो पेपर्स और गया। ढिंगरा, एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो फॉर डिस्टिंक्शंस, ठीक है? अगर आपने ठीक अच्छा हो पढ़ा गया। हो ना, उसमें भी है कि कुछ चीज़ें आपने करनी है, जिस तरह नोज के कुछ टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एपिस्टैक्सिस हो गया, आप लोगों में जिसने नोज स्टार्ट की हो उसने वो हो गया, पॉलिप्स हो गए, नेजल पॉलिप्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटे मोटे चैप्टर्स हैं जिस तरह के यानी एक दो छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनको आप छोड़ भी दो या सिर्फ रीड भी कर लो। मेरा ये हमेशा से पॉलिसी होती है, जिसने मुझसे फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में भी गाइडेंस ली है, सेकंड ईयर एनाटॉमी में भी देखी है, तो मैं यही कहूँगा कि आपको अगर कोई चीज़ मैं मार्क करके दूंगा, इसका मतलब वो तो याद करनी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने आपको चीज़ मार्क नहीं करके दी वो पढ़नी भी नहीं है, ठीक है ना? सही, और मैं बार बार ही कह रहा हूँ कि ईएनटी में भी 10 नंबर ऐसे आने आपके प्रॉफ के अंदर, और देखो ईएनटी में 200 मार्क्स ही है, तो 10 नंबर कटना आई थिंक यू आर आउट ऑफ द गेम फॉर डिस्टिंक्शन, ठीक है ना? सिंपल सीधी सीधी बात है ये। सही, 10 नंबर ऐसे आने ही आने के जो उन माइनर चैप्टर्स में से आनी है, वो चीज़ें जो आपने स्किप कर दी होंगी या ओवरव्यू कर दी होंगी उनको, ठीक है? स्पेशल पैथ में सही, भी ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, 2-2 3-3 मार्क्स के पार्ट्स करके ऑलमोस्ट 6-7 मार्क्स हो गए थे उसके।
कि जिस बच्चे ने स्पेशल पैथो के अंदर रॉबिन्स अच्छी तरह रीड नहीं किया था, उस बच्चे के मार्क्स कटे थे वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ठीक क्वेश्चन हो में कटे, जितना रैप्डोमायोसाइट घुमाए क्वेश्चन के अंदर हमारे उसकी टाइप्स में आधी से ज़्यादा 2/3 क्लास को नहीं आता था क्वेश्चन, शायद 2 या 3 मार्क्स, 2 ढाई मार्क्स का था, लेकिन वो बच्चों के नंबर कटे थे। अच्छा, तो ईएनटी के अंदर आपने क्या करना है कि ना, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग नो से स्टार्ट करना। नो सबसे ईजिएस्ट रीजन है। मुझे सबसे मुश्किल लगता था ईयर, ठीक है, क्योंकि सही ईयर का ना सीन है कि इन सारे रीजन का ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और आखिर में 10 टेक्निक्स हैं, जिस तरह कि ना कोई राइनोटमी हो गया, जिस तरह कैडवेल लग प्रोसीजर हो गया। ये मुश्किल नाम है, लेकिन जब आप पढ़ोगे ना आपको आ जाएगा, और मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ें, क्योंकि पढ़ी नहीं तो आपको जब वही चीज़ें, बच्चे को एबीसी भी मुश्किल लगती है तक उसने पढ़ी ना हो जी, ठीक है। तो ये सही चीज़ें कि हर रीजन के 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और चैप्टर ढिंगरा की बात है कि चैप्टर ऐसे नहीं कि 10-10 12-12 पेजों के हैं, 4 पेज 3 पेज 4 पेज, लेकिन आपको पता है कि आपने नोट किया हो कि एनआरए के 4 पेज पढ़ना और शहबाज के 12 पेज पढ़ना एक ही बराबर होती थी, ठीक है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल एनआरए की ऐसे तरह ही बुक है, मैंने लिखा बहुत हुआ है, लेकिन लिखा आसान अच्छा हुआ है, मजे का लिखा हुआ है। ईएनटी इज लाइक सही इंटरेस्टिंग, टू बी ऑनेस्ट ईएनटी इज मच मोर सही इंटरेस्टिंग देन पैथोलॉजी, सीमेट और आईयू, ठीक है। सही तो आपने ये करना है कि आई वुड सजेस्ट कि आप लोग नोट से स्टार्ट करो। मैं इंशाल्लाह ईद के बाद आप लोगों को गाइडलाइंस भी देना स्टार्ट करूंगा, ईएनटी और आई के भी, आप लोग पैथोलॉजी और सीमेट ही कर रहे हो, गुड हो तो ना गया उसमें आप लोग नोट से स्टार्ट करना। नोट के अंदर आई थिंक 19 चैप्टर में से 12 या 13 जो कि जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, और 5 या 6 इसमें से हमेशा सवाल आते हैं, ठीक है। सही बाकी 5 में से कभी कभी रिपीट हो जाता है, और बाकी 5 जो माइनर चैप्टर हैं, जो डिस्टिंक्शन वाले बच्चे पढ़े और जो नहीं पढ़ना है तो वो छोड़ भी दो या सिर्फ रीड दे देते हो, ठीक है। सही उसके लिए उसके बाद आप ईयर करो। ईयर में क्या मसला है कि ईयर की चैप्टर तो 21 हैं, 21 है, लेकिन क्या है कि उसमें ऑलमोस्ट ना समझो कि 15 या 16 चैप्टर हैं जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एससीक्यू आने ही सही आने हैं। और एक टिप सही होएगी कि आप इन सब रीजन को स्टार्ट करने से पहले जो थॉरेक्स की है ना, सॉरी थॉरेक्स है ना, लेरिंग्स और फेरिंग्स हैं, फेरिंग्स की 9 चैप्टर हैं, लेरिंग्स के 10 चैप्टर हैं, तो 20 ही हो गए कोर्स के लिए भी, ठीक है। और इससे इंपॉर्टेंट है कि ना ये सारे चैप्टर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है कि ना एकदम एससीक्यू आया था लेरिंग्स का, लेरिंजाइटिस का आया था, और वो एक माइनर टॉपिक है, उन्होंने एससीक्यू उठा के दिया था 5 नंबर का, ठीक है। तो आई वुड सही स्टिल सजेस्ट कि आपको आता तो होगा, बंदा बोंगियां भी मार लेता है, बंदा इधर उधर की चीज़ें छोड़ लेता है, बट स्टिल अगर आपको आता तो अच्छा नहीं कि 2 पेजों में चैप्टर है यार, छोड़ने की क्या जरूरत है, घंटा लगा के पढ़ लो एक दफ़ा, वो चीज़ याद रह जाती है आपको, चाहे एक दफ़ा भी पढ़ी हो, ठीक है ना। ठीक हो तो गया मेरा यही आपको तरीका है कि आप लोगों ने ढिंगरा पढ़नी है, और आपने हर यूनिट की, हर रीजन की पहले एनाटॉमी पढ़नी है, ठीक है। जैसे एनाटॉमी देखिए, बोनी पार्ट है, कार्टिलेजिनस पार्ट है, ये नेजल कार्टिलेज, एलर कार्टिलेजेस वगैरह है। ईयर में दिया गया आउटर ईयर पिन्ना है, वो यूबीएल अपवर्ड बैकवर्ड लेटरली वो करो, कान को सीधा हो जाता है पिन्ना वगैरह, यूस्टेशियन ट्यूब वगैरह, इन सब की एनाटॉमी पढ़नी है। आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर है जो, उसके बाद आपने इसकी फिजियोलॉजी और आगे पैथोलॉजी में जाना है, ठीक है। क्योंकि मैंने नोट ठीक नहीं हो किया कि जिस बच्चे ने एनाटॉमी ना पढ़ी थी, उसको आपको पता है कॉक्लिया क्या है, पता है आपको, मुझे पता है कॉक्लिया क्या है, लेकिन आपको कॉक्लिया की एनाटॉमी नहीं आती होगी ना, तो आप कॉक्लिया की पैथोलॉजी नहीं अच्छी याद कर पाओगे। वो कहेगा सही आउटर हेयर सेल, इनर हेयर सेल, तो आपको पता है कि वो एनाटॉमी पढ़ लोगे ना, ठीक है। और उसके लिए ना एनाटॉमी के लिए जो है इनकी पैथोलॉजी की, एक तो सेल्फेस मेडिकोस की वीडियोस देखें आप लोग सारे, ठीक है ना। वो बड़ा अच्छा सही पढ़ाती हैं, वो जो है ना वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और ना वो क्योंकि उन्होंने ढिंगरा और ये जतोई से ही पढ़ाना आई था, तो उन्होंने ना सारा वही बताना जो बुक में लिखा हो, तो बड़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। दूसरा है कि ना आई थिंक वीडियो लेक्चर से, मुझे याद नहीं डॉक्टर का नाम आ रहा है, मैं आपको ना इसके बाद वो भेज देता हूँ, उनका नाम भी क्या लिंक था, तो जी मैंने जी मैं उनकी वो वीडियो शेयर कर देखी थी, दूँगा तो मैं शेयर कर दूंगा। मैंने उनकी वीडियोस एनाटॉमी के लिए देखी, तो मुझे काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ था। दूसरा है कि नर्ड निंजा है, वो भी आप देख सकते हैं, डर्टी मेडिसिन आई थिंक, वो देख सकते हो, ठीक है। नजीब ना देखना, नजीब के लिए ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और ना एनाटॉमी के लिए ना आपको 5 घंटे की वीडियो होगी, तो याद तो रह जाएगी, लेकिन एनाटॉमी का कोई एससीयू का भी आता ही नहीं है। एनाटॉमी से शायद एक आध सही एमसीक्यू दे दें, लेकिन एनाटॉमी हमने पढ़नी होती है अपनी बेस बनाने के लिए, क्योंकि जब तक आपको फिजियो नहीं आती है आप पैथो नहीं कर सकते। इससे आपको एनाटॉमी ना आएगी कान की, आप जिसको पता नहीं कि कॉक्लिया इनर ईयर के अंदर होता है, तो उसको मिडल ईयर में समझ के बैठा हो तो मसला हो जाएगा, ठीक है। फेशियल नर्व बिल्कुल का पाथवे है, जो किनाल वगैरह को पता नहीं होगी, इनर एरी कौन सी किनाल है, कि वो जो है यानी डिफरेंट चीज़ें क्या हैं, राउंड विंडो कहाँ पे है, जो ओवल विंडो का है, तो आप लोग वो फेशियल नर्व का पाथ भी ट्रैक जो है ना ट्रेस नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए ना एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो उसके गया बाद है थॉरेक्स, थॉरेक्स के अंदर थॉरेक्स है ना, उसको आता है लैरिंक्स, और जो थ्रोट आता है, सॉरी, तो उसके अंदर क्या है, फेरिंग्स और लैरिंक्स के 9 और 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसोफेगस के 4 चैप्टर हैं, ठीक है। ये काफ़ी बच्चों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे लगता है ईयर का मुश्किल, क्योंकि ईयर काफ़ी लंबा भी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फेरिंग्स और लैरिंक्स का फ़ायदा क्या है, फेरिंग्स और लैरिंक्स से बहुत कुछ ना सिलेक्टिव करना पड़ता है, ठीक उसमें इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, यानी अगर 9 है ना, उसमें से 5 चैप्टर्स होंगे जिसमें एससीक्यू आते हैं, और 4 चैप्टर जो बहुत ही माइनर है, कभी एक आध एससीक्यू हो गया, वरना एमसीक्यू के लिए तैयार करने होते हैं, ठीक है। तो ठीक हो ये गया फ़ायदा है फेरिंग्स और लैरिंक्स का, लेकिन है कि ईएनटी आप 2-3 दफ़ा करोगे, आपको ना बड़ी अच्छी बैठ जाती है रिवाइज। और एक क्या फ़ायदा है कि ना, आप जिस समय देखोगे, आप लोगों ने जीआईटी किया है ना, जीआईटी में ओरल कैविटी कर रहे हो आप लोगों ने की थी,
उसके बाद आप लोगों ने शायद लेरिंग्स भी थोड़ा सा पढ़ा हो, ठीक है, स्लाइवली ट्यूमर्स पढ़े हैं, ये सारे ईएनटी में भी हैं। आप सही। ईएनटी से प्रिपेयर कर लो, आप ये रॉबिन से पहले 10-12 पेज पढ़ लो, इट विल बी द सेम थिंग, इसमें कोई ठीक डिफरेंस है। नहीं है, ठीक है। तो जी यानी जी। ये फायदे कि इसमें काफ़ी चीज़ें ओवरलैप करती हैं। लंग्स पढ़े उसमें आप लोगों ने लेरिंग्स पढ़ा होगा, ट्रेकियो लेरिंजियोब्रोंकाइटिस पढ़ा होगा, ठीक है, लेरिंगो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, तो ना उसमें जो है ना, यानी ये सारी चीज़ें अच्छी लिखी हुई हैं ईएनटी के अंदर, क्योंकि थ्रोट थ्रोट का पोर्शन है लेरिंग्स के अंदर, ठीक है, लेरिंजाइटिस के फेरेंजाइटिस के, तो आप वहाँ से भी पढ़ लो, रॉबिन से चाहे स्किप भी कर दो, इट वोंट मैटर, तो आपको ना मतलब फ़ायदे में रहोगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, ठीक तो होगा। इसके बाद जो है ना ईएनटी के लिए तो आपको बता दें कि ढिंगरा करनी है, सेल्फलेस मेडिकोस की वीडियोस देखनी है आपने, और ना साथ कोशिश करना नोट से स्टार्ट करो, उसके बाद ये कर लो। अच्छा, और मैंने क्या किया था, मैंने ईएनटी की तैयारी स्टार्ट की थी, हमारा ट्रिप गया था सितंबर के अंदर 4 से 14 सितंबर में, और हमारे कॉलेज आपको पता है 2 हफ्ते के लिए और बंद हो गए थे, 1 अक्टूबर से लगे थे, ठीक है ना। हाँ जी मैंने हाँ जी। वापस आके ईएनटी की तैयारी स्टार्ट की थी प्रॉफ के लिए, यानी सही। 15 सितंबर से मैंने ईएनटी पढ़ना स्टार्ट की थी। तो आप लोग परेशान ना हो कि मैंने इतनी लेट स्टार्ट की थी, तो ना बट स्टिल मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पेपर भी अच्छे हो गए थे, और ना डॉक्टर राशिदा भी काफ़ी इंटरेस्ट थे कि ना वाइवा मेरा ईएनटी 1 बना था, तो आप देखोगे वो नंबर देते नहीं देते, लेकिन ना मेरी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी थी कि मैंने ईएनटी प्रॉफ से पहले 4 या 5 दफ़ा रिवाइज कर ली थी, ठीक है ना, सही यानी की थी, माशाल्लाह। और हो जाती है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। आपने बस ठीक हो गया। यानी कि एक इंटरेस्ट पैदा होने की वजह, मुझे आई ज़हर लगती थी, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। हालाँकि जी आई का जी। सिलेबस सबसे छोटा है, सबसे छोटा आई का सिलेबस है, लेकिन वो चीज़ पल्ले नहीं पड़ती यार, मुझे एंड तक याद नहीं होती, सही। ठीक है। सही। तो ईएनटी के लिए आपको ये कहूँगी या नोज़ करना, उसके बाद ईयर पे आना, और उसके बाद आप लोग थ्रोट करना। हाँ, और ऐसा करना कि ना एट द एंड ना चैप्टर ना आखिरी 10 कुछ चैप्टर हैं 2-2 पेजों के, उसमें ना प्रोसीजर्स दिए हुए हैं, जिस तरह के देखोगे नोज के पैरानेजल साइनसेस भी हैं, यानी अगर आपने साइनस को अप्रोच करना है, कहाँ से अप्रोच करोगे, कुछ जिस तरह मैक्सिलरी साइनस को अप्रोच करने के लिए ना कॉल्डवेल लक होता है आपके ना, यहाँ से कम से जाते हैं, ठीक है। तो जी उसके जी। एक पीछे टेक्निक लिखी है, आप लोग चैप्टर पढ़ोगे ना अगर फर्स्ट में मैक्सिलरी साइनोसाइटिस का, उसने कॉल्डवेल लक ऑपरेशन है ना जो, ठीक है, उसके उसने नाम लिया होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वो 2 पेज हैं, उसमें क्या होता है कि ना उसकी इंडिकेशंस क्या, यानी कॉल्डवेल लक है वो कब कब यूज आप कर सकते हो, यानी कोई फ्रैक्चर हुआ मैक्सिला का, कोई ट्यूमर हो, कोई पॉलिप निकालना हो, तो इस तरह आप रूट को अप्रोच करते हो। उसमें क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, यानी 17 ईयर से कम बच्चों को नहीं दे सकते, हाइपरटेंसिव बच्चों में प्रोसीजर नहीं कर सकते बंदों में, ठीक है, कोई मेलिग्नेंसी का चांस हो तब नहीं कर सकते। एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, प्रोसीजर याद करने की जरूरत नहीं होती, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, और उसके एंड पे ना उसका क्या होता है कि ना पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है जो, ठीक है, और उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो ना कॉम्प्लिकेशन, सॉरी, ठीक है, ये 4 सही। चीज़ें आपने याद करनी है, और ये बहुत सारी चीज़ें मिलती-जुलती भी हैं, ठीक है ना। यानी अगर सही। आपको पता है कि पोस्ट ऑपरेटिव 2 चीज़ें तो सारों में कॉमन है कि आपने पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक का कवर देना होता है, और पोस्ट ऑपरेटिव अपनी ड्रेसिंग चेंज करनी है, ठीक है, एनाल्जेसिक्स देनी है पेन बचाने के लिए, ये हर चीज़ में कॉमन आ जाएगी। कुछ उसके बाद कॉम्प्लिकेशन होते हैं कि अगर आप देखो कि हेमरेज हो सकता है किसी भी चीज़ का, उसके अलावा दोबारा सेकेंडरी हेमरेज हो सकता है दोबारा, यानी इस तरह की चीज़ें ना, ये आपने ये कोशिश करना कि ये चीज़ें आप लोग साथ-साथ कर लो, क्योंकि एट द एंड जो मैंने चीज़ ईएनटी में मसला देखा था ना कि बच्चे ये टेक्निक से याद नहीं करते, और ईएनटी के 10 सवाल ईएनटी के आई थिंक 45 मार्क्स 9 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 3-3 हर यूनिट से आते हैं, 3 नोज़ से, 3 ईयर से, 3 थ्रोट से, ठीक है। और सही। मोस्टली 5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि नोज़ में से भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे बताओ कि साइनस क्या है या एपिस्टैक्सिस क्या है, वो पूछेंगे कि एपिस्टैक्सिस को रोकने के लिए प्रोसीजर क्या है, उसकी इंडिकेशन, सही। उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि 9 में से सही। 4 या 5 सवाल आपको आखिरी 10 चैप्टर्स में से, यानी कॉम्प्लिकेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और जो आगे होती हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है ना, इनमें से आने होते हैं, ठीक है। तो आपको याद सही। होने चाहिए, और ये सबसे अच्छा तरीका है कि जिस तरह आप नोज कर रहे हो ना, तो सारी टेक्निक से नोज के साथ ही कर लो, ठीक है ना। सही। ईयर कर रहे हो, सारी ईयर के साथ कर लो, एट द एंड करोगे तो मसला होएगा। और पास से बस सही। लाजमी करना। ईएनटी 1 वाले हैं ना, जो ईएनटी 1 वाले जो है ना, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा करते हैं, यानी कि उन्होंने आपको प्रॉफ ओरिएंटेड पढ़ाना है, यानी कि ना 5 या 6 आपको उन्होंने चैप्टर्स दे देने हैं, इन्हीं में से टेस्ट होना है आपका, ठीक है। सही। यानी मुझे याद है कि नोज से उन्होंने कहना एपिस्टैक्सिस कर लो, मैक्सिलरी साइनस कर लो, ईयर से कहना उन्होंने फेशियल नर्व कर लो, वो कर लो जो होता है मिडल ईयर के इन्फेक्शंस कर लो, कोलेस्टियोटोमा, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर इन्फेक्शन को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, ठीक है, ओटिस मतलब खाना, मीडिया मतलब मिडल ईयर, ये 2-3 चैप्टर्स मिडिया। आ गए। और चेस्ट उन्होंने करना है कि ये जो लेरिंग्स में इसमें ट्रेकेस्टमी करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ईएनटी 1 वाले 5 या 6 यूनिट्स के चैप्टर्स दे देंगे आपको, उसी में से टेस्ट होने हैं। ईएनटी 2 वाले पूरी बुक देते हैं, ठीक है। सही। ईएनटी 2 वालों सही। का होना भी रिटर्न होता है, यानी सही। जिसका ईएनटी 2 वालों को पूरा फुल फ्लेज प्रॉफ की तरह करेगा, लेकिन उनका प्रैक्टिकल नहीं होएगा। ईएनटी 1 वाले सही। करते हैं ऑस्पी लेके ना, ईएनटी 2 वाले की ऑस्पी ऑस्पी वगैरह ना रिटर्न आती है, यानी कि ना उनको स्लाइड दिखा देंगे और सब कुछ आ जाएंगे, और तो ना ईएनटी 1 वाले करते हैं कि ना ऑस्पी देके ना फिर वो इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते हैं, फिर ना वो सही जिस तरह बंदे पे प्रैक्टिस करवाते हैं, पेशेंट बिठाया होगा, इसका ना आप बेटा ईयर एग्जामिन करो, इसका आप नोज एग्जामिन करो, इसकी आप थ्रोट एग्जामिन करो, ठीक है।
उसकी बेसिस पे नंबर होते हैं। तो एट द एंड क्या होता है कि बच्चे रिटर्न तो प्रिपेयर कर ही लेते हैं, ENT2 वाले बड़ा अच्छा प्रिपेयर करते हैं, ENT1 वाले थोड़ा कम करते हैं अच्छा, लेकिन एट द एंड सारी तैयारी हो ही जानी होती है प्रॉफ के लेवल ना। लेकिन क्या होता है ENT2 वालों ने कभी भी वो नहीं किया होता, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देखे होते या हिस्ट्री नहीं ली होती उस तरह से, ठीक है ना, हिस्ट्री नहीं ली होती, सही एग्जामिनेशन नहीं की होती, तो इसलिए ENT1 वालों को काफ़ी फायदा होता है इस चीज़ का, तो उन्होंने हिस्ट्री वगैरह ली होती है तो उनको ना इस चीज़ का फायदा है कि ना एट द एंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं क्या नहीं होती। तो अपने ENT1 वाले फ्रेंड्स को कहना कि जो लोग जाए ना एग्जामिनेशन सिखा रहे हैं, और वैसे एग्जामिनेशन की वीडियोस है ना जो उसमें भी हैं, अफाक में वाला डाटा दिया है ना मैंने आपको, उसमें डॉक्टर जी जी को मैं आपकी वीडियोस हैं कुछ, ठीक है, ENT2 में होते हैं, लेकिन उन्होंने सारा बताया कि मिडिल ईयर, आउटर ईयर और इनर ईयर को कैसे आपने नोज को थ्रोट को एग्जामिन कैसे करना है। तो अगर आप लोग नहीं भी किसी से वीडियोस बनती है ना तो उसमें अच्छी खासी बनी हुई है, इंस्ट्रूमेंट्स भी सारे हैं। सही मैं आपको PDF भी भेज दूंगा जो अफाक भाई ने हमें भेजी थी, कि उसमें मेरे पास MCQ भी सारे पड़े हुए हैं, पास MCQ हो गए और PDF यानी कि ना इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, AIMC वाली जो अपने, लेकिन प्रैक्टिकल से काफ़ी दूर हैं, बट स्टिल आई वुड शेयर ताकि ना आप लोगों को फायदा हो जाए, ठीक है, आप लोग शेयर कर देना आगे। ठीक हो आगे आ गया, देखो पैथो के लिए आपको पता है पेथोमा पढ़नी है, मीडियम रॉबिन्स पढ़नी है, ENT के लिए डिंगरा पढ़नी है, आई आ जाओ। आई के लिए 2 बुक्स सही हैं जोगी, ठीक है। कुछ बच्चे कहें कि आप लोग ना जोगी से याद करो, जोगी आई थिंक वो मोटी और छोटी बुक है ही है ना, ऐसी है जोगी होगी, जी जितोई जी आपकी पतली और ग्रीन सी बुक है जितोई जो, जी ठीक है। जी अच्छा, आई का सीन ये है कि आई के चैप्टर तो 24 या 25 है, लेकिन उसमें से एससीक्यूज आते हैं ना वो आई थिंक वो काफी सिलेक्टिव एससीक्यूज आते हैं, वो भी ना आई थिंक 12 या 13 चैप्टर में से आते हैं। तो आई का सिलेबस इज द शॉर्टेस्ट, एक मिनट, आई का सिलेबस इससे छोटा है, लेकिन ये कि आई के अंदर ना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रट्टा है, पावर ऑफ इमेजिनेशन है सारी। और बात है कि सही हमारे तो आई के वार्ड भी नहीं हुए थे ना, हम लोगों को बुलाया ही उसके बाद था, छुट्टी के सही बाद, तो बोलते 120 बच्चे कैसे एक वार्ड में अकोमोडेट कर सकते थे, वो 3-3 4-4 बैचेस थे, तो हमें उन्होंने क्लास सही नहीं पढ़ाया था लेक्चर हॉल में, और हमारा उसमें नहीं हुआ था। और आई का पता है क्या, सेल्फिस मेडिकल्स का भी पढ़ा दोगे, लेकिन क्या कि ENT के अंदर ना उन्हें उसने ढिंगरा काफी अच्छी आसान करके लिखी हुई है, यानी कि शहबाज की तरह लिखी हुई है, आई है ना सही NRA की तरह लिखी गई है, आपको आइडिया है कि सही NRA फजूल की किताब सही थी और कितनी मुश्किल थी, ठीक है। तो आई की तरह सही कि आप एक चीज याद भी करोगे ना आपको बार बार भूल जानी यार, जो है ना आई रिवाइज, आई जो है रिटेन नहीं रहती, ENT के सही मुकाबले में आई रिटेन नहीं रहती, इसीलिए बच्चे कहते हैं कि आई चाहे छोटा है लेकिन डिस्टिंक्शन आई में बहुत कम आती है और सप्लियां बहुत ज्यादा आती है, ठीक है ना। सही अच्छा, तो इसके क्या सीन है कि देखो आपने सारा साल पढ़नी स्पेशल पैथोलॉजी है मोस्टली, ठीक है, हम्म साथ आप लोग एट द एंड आके महीना डेढ़ सीमेट पढ़ लेते हो, लेकिन पता है क्या कि कॉम्प्रोमाइज होती है एट द एंड आके ENT और आई। और देखो ENT का भी सिलेबस भी छोटा नहीं, 20 चैप्टर्स चाहे एक रीजन के, लेकिन 20 चैप्टर्स इज सम अमाउंट, छोटी अमाउंट नहीं है, ठीक है ना। साथ पास पेपर्स करने, साथ क्वेश्चन जो क्वेश्चंस करने हैं, साथ आपने वाइवास वगैरह प्रिपेयर करने, सब कुछ करना है, यानी क्योंकि ENT और आई की सिर्फ वॉर टेस्ट होने हैं, ENT और आई की टर्म्स होती हैं और वॉर टेस्ट होते हैं। अब आई डोंट थिंक आपकी टर्म्स भी होंगी इस तरह से, अगर होती है तो वेल एंड गुड है, बट आई डोंट थिंक ये होंगी, ठीक है। और लेकिन वॉर टेस्ट होंगे, और आप कितना को वॉर टेस्ट में यार प्रिपेयर कर लेते हो, बस पास होने के लिए बच्चे कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो एट द एंड क्या होता है कि आपकी जिस बच्चे की स्पेशल पैथोलॉजी अच्छी कवर्ड ना हुई हुई और उसने साथ में अच्छी आई ENT भी नहीं की, तो बंदा एट द एंड फंस जाता है यार कि मैं स्पेशल पैथोलॉजी कवर करूँ कि आई ENT पढ़ूँ, फिर स्पेशल पैथोलॉजी सीमेंट ENT पढ़ते तो आपकी आई जो है ना वो जेपरडाइज हो जाती है, आई आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। और आई क्या सही कि आई आई वो है ही नहीं कि ना आपको कि बिहेवियर साइंस लेके आप 5 दिन में पढ़ लो तो आसानी से आपकी रिटेन हो जाएगी, क्योंकि आई रिटेन नहीं रहती। और आई में आप सही टू द पॉइंट में देखिए, आपको पता है कि अगर एंडोप्सिलमाइटिस है यानी कि पूरी इनर आई का इन्फेक्शन है, तो आप उसमें कोई बोंगियां नहीं है, नहीं आप अपनी से कोई चीज छोड़ नहीं सकते यार, ठीक है ना। जितना सीमेंट में सही था, सीमेंट में भी आप छोड़ लोगे कि अगर बताओ कि डेंगू मलेरिया उसकी प्रिवेंशन क्या है, आपको ही पता है, कपड़े पूरे पहनो, मॉस्पेल लगाओ, नेट में रहो, ये चीज नहीं भी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आप लोग ना वो कर लोगे, क्या कहते हैं उसको यार, कि ना कुछ किस तरीके से ना आप अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आप सही आई में ये नहीं कर सकते, ENT में ये नहीं कर सही सकते, ठीक है। ENT में होता है कि ना सही फायदा ये होता है कि ENT में सारी दवाइयाँ बराबर ही होती हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई एलर्जिक साइनोसाइटिस है, एलर्जी की क्या होती है कि आपको पता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दो और वो ओमिलिजुमैब दे दो, वो क्या कहते हैं इनहिबिटर्स दे दो यार, ये जो होते हैं ये ये तो नाम ज़हन में नहीं आ अच्छा रहे, ठीक है ना। तो यानी एक दो चीज़ें पढ़ लो, ठीक है ना। तो सही मॉन्टिलोकास वगैरह, ज़फ्टिलोकास वगैरह जो होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स के जी जी एंटागोनिस्ट दे दो, ठीक है ना। तो ये हर क्वेश्चन के अंदर जिसमें चाहे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, यही ट्रीटमेंट है, एलर्जी का आपका जो कॉर्नियल इन्फेक्शन है वही ट्रीटमेंट है, एलर्जी आपकी स्क्लेरा की है वही ट्रीटमेंट है। जाहिर सी बात है मेजर मेजर चीज़ें ना जिनकी जो होती हैं कि आप उनको डिवीजन बना लो, ठीक है ना, तो वो सेम होती हैं। सही लेकिन और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका डायग्नोसिस गलत होएगा ना तो सारा सवाल गलत होएगा, सही क्योंकि आपको पता है कि एलर्जी है, अगर आप ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कंजंक्टिवाइटिस है, एक कॉर्नियल इन्फेक्शन है, आपको ट्रीटमेंट तो सेम ही है, एग्जामिनर भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट के 4 नंबर दे देगा, ठीक है ना। सही
तो सही। आप अगर आपका डायग्नोसिस, मुझे याद है कि मेरा ईएनटी का आई का वार्ड टेस्ट हुआ था ना, तो उसमें मेरे 2 डायग्नोसिस गलत हुए थे, 5-4 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट सही था, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट सेम ही होना था चीज़ का, ठीक है? सही। तो मेरे नंबर लेकिन पूरे-पूरे 4-4 मार्क्स कटे थे उसके अंदर, ठीक है? क्योंकि मेरा डायग्नोसिस गलत था। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि अपना डायग्नोसिस इतना पक्का कर लेना, और इसके लिए क्या कि पास्ट पेपर्स हेल्प करो, ठीक है? एमसीक्यूज़ हेल्प करेंगे, पास्ट पेपर्स हेल्प करेंगे, ठीक है? और मैं ये आपको बार-बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि पास्ट पेपर्स लाज़मी करना हर एक क्वेश्चन के साथ, क्योंकि जब तक आपने पास्ट पेपर नहीं किया, यू वुड नॉट नो। जिस तरह देखो आपने जेईटी तैयार कर लिया, लेकिन आपने जब तक टेस्ट नहीं दिया, आपको पता नहीं चला कि आपकी खामियाँ कहाँ हैं और आपकी क्या चीज़ें रिवाइज़ करने वाली हैं, ठीक है ना? सही। आप पास से भी पढ़ के पता चल जाएगा कौन-कौन सी चीज़ें मैंने रिवाइज़ करनी, कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? तो आपको आइडिया हो जाएगा। और जो मैंने जो वही पढ़ी थी वो ग्रीन वाली बुक थी जो, ठीक है? और ना मैंने भी आई जो थी मैंने स्टार्ट की थी नवंबर के स्टार्ट में, ठीक है? क्योंकि हमारा सही। 5th दिसंबर से हमारे वो थे जो होते हैं हम, क्योंकि मुझे फ़ायदा था कि मेरा ना ईएनटी का वार्ड ना 1 था, लेकिन वो ना बिल्कुल जो है ना उससे पहले था। 14 मार्च को लास्ट ईयर क्वारंटाइन हुआ था ना, तो मेरा उससे पहला बैच था और हमारा 19 मार्च को ना वार्ड टेस्ट था ईएनटी 1 का, लेकिन वो शोगल में मिला था। ईएनटी 1 वाले पढ़ाते हैं, बोलते बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ईएनटी 2 वाले बड़ा पढ़ाते हैं आपको। तो हमने शोगल मेले में तैयारी वगैरह स्टार्ट की, लेकिन फिर क्या हुआ कि ना छुट्टियाँ हो गई, तो वार्ड टेस्ट हमारा उसके बाद था। तो मैंने ईएनटी इसलिए स्टार्ट कर ली 15 सितंबर से मेरा वार्ड टेस्ट था, ठीक है? तो उसके बाद आपको पता है कि जिस तरह छुट्टियाँ खत्म हुई, तो हर 3 दिन बाद टेस्ट होते थे, कोई स्पेशल पैथो का टेस्ट हो, सीमेंट का ग्रैंड टेस्ट आ गया हमारा एक, ठीक है? तो साथ ही आगे ना 4-5 दिन बाद हमारा आ गया वार्ड टेस्ट उसका, ईएनटी का, ठीक है? मेरा आई का वार्ड नहीं सही। हुआ हुआ था उस वक़्त तक, तो मुझे ये फ़ायदा था कि मैं आई नहीं भी ना पढ़ी मैंने अगर छुट्टियों में, तो वो है कि ना आई इज़ नॉट एज़ मेजर अ सब्जेक्ट, लेकिन ये है कि मेरा वार्ड टेस्ट मेरे पास पूरा महीना होगा आई को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि 21 दिन से पहले, 3 हफ्ते से पहले तो होने से रहा वार्ड टेस्ट आई का, ठीक है? तो इसीलिए मेरा जो हमारा वार्ड टेस्ट था वो था भी आई थिंक मिड नवंबर में था, या आई थिंक सॉरी उसको था 20th आई थिंक नवंबर को था। तो इसकी वजह से ना 20 दिन मिल गए थे, तो आई की तैयारी मेरी अच्छी हो गई थी। तो मैंने इसलिए 1 नवंबर से तैयारी स्टार्ट की थी और मेरी तैयारी वो हो गई थी, ठीक है? तो सही। उसके लिए भी ना आपको एक गो में, अगर मैं आपको कहूँ कि एक गो में मुझे 25 डेज़ लगे थे आई के लिए। यानी कि आई को मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, 25 डेज़ में मैंने एक दफ़ा आई कंप्लीट कर ली थी। बट मुझे सही। रिटेन कुछ नहीं था, क्योंकि एक दफ़ा पढ़ने से आई याद नहीं होती। वही बात है, सही। एक दफ़ा आप पहले बेस बनाते हो, फिर दोबारा मैंने पढ़ी सेंड अप से पहले, ठीक है? 40% 50% याद हुई, क्योंकि आपको पता है सेंड अप हमारे एमसीक्यू ऐसे हम लोगों ने ग्रुप वगैरह चीटिंग वाले बनाए हुए थे। सही बात कहूँगा, झूठ सही। नहीं बोलना, क्योंकि सही। देखो कि उसमें देखिए मैंने कहना शायद यार आप 2 चैप्टर याद कर रहे हैं ना, मैं 2 चैप्टर कर रहूँगा, 2 चैप्टर करना, क्योंकि देखो ऐसा फ़ायदा नहीं है कि आप सेंड अप में सारी बुक भी कर रहे हो और आपको याद भी कुछ ना हो। इससे बेहतर नहीं, बिल्कुल। जिससे मुझे याद है मैंने ईएनटी के अंदर नोज़ और मैंने थ्रोट किया था, मैंने ईयर नहीं किया, क्योंकि मुझे ईयर का वो यकीन करो फ़ोबिया था कि लंबा बहुत सब्जेक्ट है और ना मुझे उसमें सही। टाइम भी काफ़ी लगता था। 4 दिन थे हमारे स्टैंड अप के अंदर, तो मैंने कहा 2 दिन में आई का सॉरी ईयर और थ्रोट तो हो जाए, नोज़ और थ्रोट तो हो जाएगा, मेरा ईयर कंप्लीट नहीं हो। तो मैंने ईयर का क्या, आप लोग मेरे दोस्तों को आप लोग प्रिपेयर करा ना, तो उससे कोई क्वेश्चन अगर आया ना तो मैं आपको बता, उससे आप लोगों ने मुझे करवाना है, और थ्रोट वगैरह है तो मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है? ठीक। तो जितना अपने स्टैंड अप खत्म हुए, मैंने अपना जो ईयर कंप्लीट किया, उसके बाद जो मैंने आई के चैप्टर छोड़े हुए थे 3-4 जो नहीं मैंने पढ़े थे, मैंने वो कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने सीमेट के जो कुछ चैप्टर वगैरह थे, ठीक है? सीमेट तो हम लोगों ने, क्योंकि सीमेट के अंदर वो रोला पड़ गया था यार के पेपर डिले होने नहीं होने, आप लोगों के आपको याद रहेगा प्रेस जी। जी। कॉन्फ्रेंस डिले हो गया था, तो उस वक्त सीमेट का बिल्कुल। हमारा स्टैंड अप तो उतना पढ़ा भी नहीं गया, ठीक है? लेकिन सीमेट की सही। तैयारी मैंने, जो टेस्ट आए थे ना, टेस्ट के साथ साथ तैयारियां मैंने अच्छी की नहीं, क्योंकि जो हमारा सीमेट के टेस्ट ना वो हमारे व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स थी, सही। ठीक है? आपके तो जी। जी। एग्ज़ाम ऑनलाइन ज़ूम कॉल्स हो रही हैं, आपके रिटन भी होंगे, वो भी होंगे। हमारी देखिए मैम कहती थी कि 3 चैप्टर पढ़ लो, जिसमें मैम ने हमें कहा था कि एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ना है आपने, आपने स्कूल वो हेल्थ पढ़नी है, आपने ना हॉस्पिटल वेस्ट पढ़ना है। उसके बाद मैम सही। हमारी लुबना थी, 2-2 बैचेज़ का पता डिवाइड कर देते हैं एक टीचर के पास ना। तो हाँ एम और जी। एन बैच डॉक्टर लुबना के पास उन्होंने कॉल करनी बच्चों को, 2-3 दिन होते हैं, इसके क्रॉस आप वाइवा लेते हो। पहले पहले दिन 10 बच्चे कर लिए, अगले दिन 10 बच्चे कर लिए, अगले दिन 10 बच्चे कर लिए। तो मैम सुनती थी कि ये सुना दो बेटा, व्हाट इज़ हॉस्पिटल वेस्ट, येलो डब्बे में कौन सी वेस्ट आती है, ब्लू बॉक्स में कौन सी आती है, तो वो वाइवा हो जाता था, तो उसमें कोई मसला नहीं था, ठीक है? तो पता है क्या सीमेंट का ये फ़ायदा कि चाहे हमें लग रहा हो कि आपको भी लग रहा हो कि यार ये क्या जाती कर रहे हैं अभी से एचओडी वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि सीमेंट आपकी 40 या 50% भी तैयार हो जाए ना, तो हम मुझे याद है कि हमारा जो था ना स्टैंड अप से पहले जो टेस्ट हुए थे हमारी और ना 50 या 60% जो मेजर प्रॉप में आने वाला पोर्शन था ना, वो सीमेंट का टेस्ट में तैयार हो चुका हुआ था, ठीक है? तो आई सही। वुड सजेस्ट कि काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव लिया है सीमेंट डिपार्टमेंट, चाहे आप लोग भी कहो कि यार वो है स्टूडेंट्स का, वो पता है कि होता है यार चिल करने वाला काम है, चीटिंग से हो जाएगी चीज़। लेकिन देखो जिसने अब जीआईटी छोड़ दिया, उसने नहीं प्रिपेयर किया, अच्छा, तो उसको देखो जीआईटी के आपके 2 एससी के होने 19 नंबर का पेपर है ना जीआईटी से प्रॉफ के अंदर आपका।
तो और वो सही। देखो है भी 55 मार्क्स का 55 मार्क्स का यूनिट है, तो उस बच्चे को दोबारा करना पड़ना है ना, तो आई थिंक ये उसके बिल्कुल लिए नुकसान ही है। और अब आपको बिल्कुल पता है वो चीज़ दोबारा रिवाइज होनी है जाके स्टैंड अप के अंदर, अगर आपकी बिल्कुल टर्म ऐसा है। नहीं होती, ठीक है ना। जी जी तो इसीलिए सीमेट का जो टेस्ट अब आपका आ रहा है, अभी तो मैं बता दूंगा कैसे पास करना है, ये 2-3 क्वेश्चन करने का टाइम बहुत कम है। तो अगला जो टेस्ट आएगा ना, तो कोशिश करना कि उसकी तैयारी आप लोग साथ साथ ही करो। और हाँ, सीमेट को सही। पढ़ने के लिए 2 बुक्स हैं, एक्सेल और पार्क। आपके एचओडी आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पार्क पढ़ो, ठीक है। प्रॉफ आता है एक्सेल से, सीधी सीधी बात। सही यानी सही। वही चीज़ें सारी पार्क में भी लिखी हैं, बट वही बात है, पर थोमा आपको ज़्यादा अच्छी रिवाइज रहती है, रिटेन के रॉबिन रहती है, सिंपल सी बात है, ठीक है जी ना। जी तो बिल्कुल। मैं भी आपको जो गाइडलाइंस दूंगा, फाक भाई ने भी हमें यही गाइडलाइंस दी, उनके लिए प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन पेपर वॉज ओके, यानी एमसीक्यूज वर सो रैंडम कि आप देखो डब्ल्यूएचओ का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, डब्ल्यूएचओ के सारे फंक्शन, उसने बस 8 फंक्शन लिखे हैं चैप्टर 1 के अंदर, आपने पढ़ा होगा कि उसका एजुकेशन करना, रिसर्च के लिए ठीक करना, आखिरी पेज के चैप्टर नंबर 1 पे ना एक्सेल के लिखे हुए हैं जो एम का डब्ल्यूएचओ है। तो बट देखो उसने ये जी नहीं जी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट नेम कौन सा है, आई डोंट थिंक कि पार्क में भी लिखा हुआ है। तो वो फिर ना आपको पता है जैसे सीमेंट में बंदा तुक्के नहीं मारता है, सीमेंट कह रहा हूँ बीएस के अंदर कि यार सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही लग रहा है मुझे, तो जी जी उस लिहाज से भी ना सीमेंट में भी काफी तुक्के लगते हैं। आपको पता है कि जो चीज़ तुक्के पे बेस्ड होना, उसमें डिस्टिंक्शन आना थोड़ा मुश्किल होता है। चाहे बीएस में आना सही। आसान होता है, लेकिन सीमेंट के क्योंकि मार्क्स 30, उसमें आपकी रिसर्च आनी है। तो आई वुड सजेस्ट कि ना अभी इसके बाद आप भी एचएससी के अंदर हो, तो बच्चों को एचएससी का बताना कि ना हम लोग वो रिसर्च वर्कशॉप भी कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन करना, ताकि बिल्कुल उससे क्या होगा कि आप लोगों बिल्कुल को बिल्कुल रिसर्च का तरीका है, आपके रिसर्च के प्रॉफ के अंदर 40 मार्क्स हैं, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें से हर बंदे के 35-36 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, क्योंकि मैम जो आपकी महविश है वो आपकी रिसर्च हेड होती है मोस्टली ना, रिसर्च को ही डील करती हैं। एक डॉक्टर वो है, मामून है, शाम पता नहीं क्या है वो है, एक दो और टीचर्स हैं। तो आप लोग अगर रिसर्च वर्कशॉप या अटेंड कर लोगे, तो आप लोग रिसर्च अपना पेपर कर भी सकते हो। शहरियार हुसैन है, उसका देखो माशाल्लाह वो जो है, और फराज वाले उनके जर्नल्स में पब्लिश भी हो चुकी हैं रिसर्चेज और पेपर्स हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आई वुड बिल्कुल सजेस्ट कि आप लोग को अटेंड भी करना, और दूसरे के आप लोग पढ़ो पार्क की, यानी कि पार्क से मुराद कोई बिल्कुल जनरल रीड देनी है, याद पूरा नहीं करना, क्योंकि पार्क में ना ऐसी सही वो चीज़ें नहीं कि आप लोग ना आपको पता चले कि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, तो उसके बाद आपने पढ़ना है एक्सेल, या आई वुड सही सजेस्ट कि डू एक्सेल फर्स्ट, और साथ पार्क से जनरल रीड कर ले। जिसमें होता था ना सही। कि हम बीडी चौरासिया पढ़ते थे और केएलएम जी की जी रीड दे दिया करते थे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह आई वुड सजेस्ट कि देखो प्रॉफ एक्सेल से, देखो मेरा भी प्रॉफ हो गया था, याद हो ना कि अब देखो रिजल्ट आना है, वो आइडिया हो जाए कि जिस बच्चे ने सारी पार्क पढ़ी उसके कितने नंबर आए हैं, जिस बच्चे ने सिर्फ हम्म एक्सेल पढ़ी, थोड़ा बहुत पार्क के टॉपिक्स पढ़े हैं, उसके कितने मार्क्स हम्म, हैं। अगर 5-6 सही। मार्क्स से मैक्सिमम 10 मार्क्स का फर्क है, तो आई डोंट हम्म, थिंक कि आप अपना दिमाग या अपने न्यूरॉन ज़ाया करो पार्क के ऊपर, जबकि आप अपने सही सारे ज़ाया कर सकते हो 2 सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्टिंक्शंस लेके इंडियन स्पेशल पैथोलॉजी के अंदर, ठीक सही। है ना। जी जी तो आई वुड सजेस्ट कि अभी एक्सेल पढ़ो और साथ पार्क पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि ना पढ़ो, क्योंकि देखो हर एचओडी की अपनी डिमांड अपनी पसंद होती है। तो आपको जो डॉक्टर, जितना आपको पता है कि डॉक्टर मुनज़्ज़ा हैं जो, वो सुनती ही बिग कैट्सन से थी, फार्मा वाली मैम, ठीक है ना। जी जितना जी मर्जी बिल्कुल। याद, डॉक्टर काशिफ हैं, वो सुनते थे जनाब मिनी कैट्सन से। जी जी तो इसीलिए फिर ना हमें लेकिन आपको पता है कि प्रॉफ हमारा मिनी कैट्सन से बड़ा अच्छा प्रिपेयर हो जाता है, अगर आपने कैप्टन के साथ पढ़ी हो। तो बिल्कुल एक्सेल से ऐसा है। आपकी और पार्क से तो आपकी बड़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है, लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं जो कि ना आपको पार्क से पढ़नी पड़ेंगी। जिस तरह अभी आपका सही। इम्यूनोलॉजी का चैप्टर है ना, जो उसमें टेटनस की वैक्सीनेशन का जो है ना, उसमें 3 या 4 सवाल होते हैं कि जो फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन है उसको टेटनस की वैक्सीन किस तरह लगती हैं, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, बच्चे हैं, या किसी बंदे को लगी है वैक्सीन लेकिन बूस्टर नहीं लगा, वो गिर जाता है, उसको चोट लगती है, आपको पता है कि आप गिरते हो जमीन पे, रगड़ लग जाती है आपके बाजू पे, एक स्क्रैच आता है, तो आप कहते हो टेटनस का टीका लगवा ले जाके, ठीक है। बिल्कुल। तो कब जी लगवाना है, जी कब नहीं लगवाना, किस तरह, तो ये 4-5 टेबल्स बने हुए हैं पार्क के अंदर, जो एक्सेल में नहीं है अच्छे इतने, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं सही गाइड कर सही। दूंगा, मैंने उसमें लिखा भी है, अभी इम्यूनो की मैंने गाइडलाइंस दी भी हैं आपको, तो अफाक भाई वाली हैं, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें उसमें चेंज की हैं, क्योंकि जो हमें प्रॉफ में चीज़ें आई थी ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वो चीज़ें पढ़ लो। तो वो उसमें वो लिखी हुई है, जिसमें आप लोग जब न्यूट्रिशन करोगे, तो उसमें 1 या 2 टॉपिक हैं जो आपने पार्क से करने हैं। एपिडेमियोलॉजी है वो आपको बिल्कुल भी पार्क से करने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी अच्छी लिखी सही हुई है उसके अंदर एक्सेल के अंदर, और साथ आप पास पेपर्स सही कर लो, ठीक है। अच्छा, सही। सीमेट के अच्छी बेस बनाने का तरीका क्या है कि ना, तो इसका गो टू तरीका होगा कि आप लोग पहले एक्सेल करो, और चाहे देखो आप लोगों को जितना मर्जी डॉक्टर नसरुल्लाह भी कहते थे हार्पर करके तुसी आओ, तो आप लोगों ने वो नहीं करनी, आप लोगों ने उसको हाथ नहीं लगाना सत्या को, सत्यानाश है जी वो, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आपको ऐसा। पता है प्रॉफ आपको सत्या ये मुश्ताक और ये साथ जो क्या है लिपिन गॉड ने पास करवाया है, हार्पर ने पास बिल्कुल नहीं कराया। हार्पर ने बिल्कुल सिर्फ आपको ऐसा। वाइवास पास कराए हैं, ठीक है ना। जी तो जी इसीलिए वाइवास के लिए आप प्रिपेयर करो। मैं जिस तरह मैंने खुद कहा कि मैम जो आपकी वो है अमीना है, वो आपकी सुनेगी उससे,
जो है रॉबिन्स का सुनेंगी। उन्होंने थायरोटॉक्सिकोसिस एक्सेप्ट ही नहीं किया बच्चों का, जिन्होंने पिथोमा का सुनाया है। आपको पढ़ना सही है। इसीलिए आई वुड स्टिल सजेस्ट कि देखो एचओडी ने कह दिया ना, तो एक बंदे की बात है, बंदे ने वाइवा भी उसी में से लेना है आपका, ठीक है? तो डू सही रीड पार्क लेकिन डू प्रिपेयर, जिसने पिथोमा अच्छी याद करते हैं उसने एक्सेल अच्छी याद करें। पार्क जस्ट गो थ्रू करना, और इंपॉर्टेंटली एक्स्ट्रा पॉइंट होगा ना, तो उसको आप लोग रिवाइज कर लेना बाद में ना उससे। पार्क में वो चीज़ एक्स्ट्रा नोट कर ली एक्सेल के ऊपर, स्टिकी नोट्स लगा सही लिया, है। एक्स्ट्रा पेज लगा लिया। तो जी जी कंक्लूड अगर करें तो सबसे पहले लेके मीडियम रॉबिन्स और पिथोमा के लेक्चर्स के साथ, उसके बाद आपने करनी है ढिंगरा करनी है ईएनटी के लिए विद सेल्फलेस मेडिकोज की वीडियोस। उसके बाद आपने करना है जनाब जितोई करनी है, और जोगी के कुछ टॉपिक्स हैं जो साथ साथ मेंशन होंगे हर चीज़ के अंदर, वो आपने चीज़ जोगी से कर लेनी है। 1 या 2 टेबल्स हैं, वो आपने जोगी से कर लेना है, और साथ सेल्फलेस मेडिकोज की वीडियोस लाजमी देख लेना। तो दे वुड बी हेल्पफुल इन ईएनटी और आई वीडियोस के बगैर तैयार नहीं होंगे आप, ठीक है? सही ईएनटी और स्पेशल पैथो वो 2 सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आप डिस्टिंक्शन के लिए भी एम कर सकते हो, ठीक है? और करना सही क्योंकि आ सकती है। जिनकी पहले स्पेशल पैथो में आई हुई है, जो जनरल पैथो में आई हुई है, ये माइक्रो वगैरह में, तो वो दोबारा अटेम्प्ट करें कि 4th में इंशाल्लाह आ जाए, ठीक है? अच्छा, और फाइनल है सीमेट का, आपको बताया कि एक्सेल करो लेकिन पार्क से पढ़ लेना एकदम, ठीक है? और जो एक्स्ट्रा चीज़ें पार्क वाली है ना, वो मैं मेंशन भी कर रहा हूँ। जितना मुझे आज के अरफा अहमद है ना, जो हमारी टॉपर है क्लास की, उन्होंने सारी जी पार्क जी पढ़ी है, ठीक है? सही मैंने और काफ़ी बच्चों सही ने सारी एक्सेल पढ़ी है, और यकीन सही करो इट डजंट मैटर, इतना फ़र्क नहीं आता। मैंने वाइवास भी दिए हैं, मैंने प्रॉफ के क्वेश्चन भी देखे हैं, पेपर ऑलमोस्ट मोर और लेस सबके सेम ही हुए हैं, ठीक है ना? सही सही। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ जो जिसने बड़ी किताब पढ़ी है उसे कहीं न कहीं एज तो होता ही होता है। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ इस ऐसे चीज़ को, ठीक है? डिटेल्स में। लेकिन बात ये बिल्कुल है कि आपने देखना है कि व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स, यानी कि देखो सीमेंट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट कि आपने उसको रिसर्च के अलावा पूरी ज़िंदगी में कभी इस तरह से यूज़ भी करना है, ठीक है? और रिसर्च इज़ सही नॉट गिवन इन पार्ट, सिंपल एज़ दैट। रिसर्च आपको सही वर्कशॉप और इन चीज़ों से पता चलती है, ठीक है? या आपको कॉलेज में सिखाएँगे। तो पार्क पढ़ लो, बिल्कुल या तो अभी आपको आइडिया हो जाएगा, अगर अगर अरफा के या फर्ज़ करो किसी और बच्चे के जिसने पार्क पढ़ी हैं, उनके नंबर और हमारे नंबर में फ़र्क सिर्फ 20-25 मार्क्स का आता है। तो देन यू शुड स्टडी पार्क, ठीक है ना? तो हम बताएं कि बिल्कुल हमने नहीं पढ़ी, तो आप लोग ये चीज़ गलती ना करना। बट अगर देखो सही 6-7 मार्क्स 10 मार्क्स का आता है, तो उसको आप किसी दूसरे सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देके कंपनसेट कर सकते हो, ठीक है ना? तो सही उसमें कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा, अब आते हैं आपके टेस्ट की तरफ। टेस्ट आपका 10th को है, पहले 8th को था, 10th को हो गया, आपके पास समझो आज 7 है, 2 दिन ही रह गए हैं, बल्कि 1 दिन जी नहीं जी पड़ा हुआ है। नहीं, जी 8 और जी 9 2 दिन है, ठीक है ना? जी जी 2 दिन जिस रहेंगे। बच्चे ने तैयारी स्टार्ट मोस्टली उन्होंने कर ली होंगी, और मोस्टली बच्चों ने पहले 2 चैप्टर्स कर ही लिए होंगे, ठीक है ना? जी अच्छा, सही सीमेट की बेस पहले 2 चैप्टर्स हैं आपके, याद रखना। पहला चैप्टर सही सारी डेफिनेशंस हैं, और उसके बाद उसमें आता है वो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ आता है, इकोलॉजिकल वो ट्रायड या पिरामिड आता है कि कोई भी डिजीज़ होने के लिए एक होस्ट का होना, एक जो होता है वो इन्फेक्शियस एजेंट का होना, और साथ एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ आपकी ना सारी सीमेंट में चलनी है। और एक आता है कि सही प्राइमरी इंटरवेंशन, सेकेंडरी इंटरवेंशन और टर्शियरी जो प्रिवेंशन होती है, उसके साथ 5 इंटरवेंशन होती हैं कि जो हमारी प्राइमरी के अंदर आती है कि हेल्थ को वो अपग्रेड करना या इम्यूनाइजेशन करना, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होती है, या जो एजुकेशन होती है। सेकेंडरी में आती है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज और ट्रीटमेंट होता है, और टर्शियरी में आती है, आपने पढ़ा होगा, रिहेबिलिटेशन होती है और डिजीज लिमिटेशन होती है, ठीक है ना? आपने कोई भी डिजीज हो, जिस तरह आप कम्युनिकेबल डिजीजेस पढ़ोगे, ठीक है, पोलियो वगैरह पढ़ोगे, जिस तरह आपकी इन्फेक्शियस डिजीजेस के अंदर उन्होंने दिया हुआ चिकन पॉक्स दिया हुआ है, और आई थिंक वो स्मॉल पॉक्स दिया हुआ है, और ये कॉलरा वगैरह दिया हुआ है, ठीक है ना? तो इसके अंदर भी आप देखोगे ना, सबसे इम्पोर्टेंट यही कि प्राइमरी आपकी आवाज़ प्रोटेक्शन थोड़ी करना सी है। कम आ रही है मुकरम भाई। आपको अब आ रही है आवाज़ आपको? हाँ जी अब सही आ रही है। अच्छा, देखो अब वो समझ आ गई थी कि वो जो प्रिवेंशन और मैंने वो इंटरवेंशन का हाँ बताया। जी हाँ देखो जी 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 अब वो आप समझ आ गई। कम्युनिकेबल डिजीजेज आपकी 5 इस टेस्ट के अंदर डिजीजेस दी हुई हैं, ठीक है ना? चाहे जी जी कॉलरा हो जाए, चाहे डेंगू हो जाए, आई डोंट थिंक डेंगू था उसमें, मलेरिया हो गया, ऐसा कुछ 2-3 मलेरिया कह रहा हूँ, सॉरी, कॉलरा हो गया, वो स्मॉल पॉक्स हो गई, 2-3 डिजीजेस थी। अगर जी आप जी देखोगे ना, तो हमेशा सीमेंट में याद रखना, सीमेंट में पैथोजेनेसिस आपका पैथो का काम है, ठीक है? सही सीमेट का काम है प्रिवेंशन और इंटरवेंशन, ठीक है? क्या सही चीज़ है। प्रिवेंट करेगी, जिस तरह देखोगे अगर आपको मलेरिया का सारा लिखा होगा, तो मलेरिया में वो होता है कि टर्शियम साइकिल है, ये वाली साइकिल है, वो होता है साथ फॉल्सिपेरम है, ये है वो है। लेकिन जो मलेरिया में याद करने वाली चीज़ है ना, वो डिफरेंट इंडिसेस हैं, यानी कि अटैक इंडेक्स क्या होता है, यानी कि कितने मच्छर ने एक बंदे को दिन में काटा, मलेरियल अटैक इंडेक्स कहते हैं इसको, और रिप्रोडक्शन रेट कितना होता है मॉस्किटोज का, ये चीज़ें आती हैं ज़्यादा, जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं सीमेंट में। इंपॉर्टेंट दूसरा कि प्रिवेंशन क्या है, यानी कि मलेरिया को आप लोग प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि एजुकेट करो, ठीक है? साथ उसकी मलेरियल जो आपको नेट्स वगैरह या प्रोफाइल एक्सेस करो, वो जो क्लोरोक्वीन और वो ये चीज़ें लेते हो, ठीक है? सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है अगर किसी को हो जाए तो उसका जो रेजिमेंट होता है वो करो। टर्शियरी में आता है किसी बंदे को मलेरिया की वजह से
अगर रीनल फेलियर में चला गया, जो उसको कहते हैं जो पी या जो कोला यूरिन आने लग जाता है उसको, ठीक है ना, रीनल जो जी उसको खत्म हो जाए, या सेरेब्रल मलेरिया हो जाता है जिसको, ठीक है, तो उसकी रिहेबिलिटेशन बंदे की कैसे करनी है और डिजीज लिमिटेशन कैसे करनी है। तो आपकी सारी उन्हीं 3 हेडिंग्स के अंदर आपका आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। जिस तरह हाइपरटेंशन आप करते हो, हाइपरटेंशन में प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, किस तरह एजुकेट करोगे, अगर किसी को हो गया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा और किस तरह से आप उसको फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हो, या डिजीज लिमिटेशन हाइपरटेंशन में डिफरेंट मसले वगैरह होते हैं, तो किस तरह आप उसको सोशल रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, पहले 2 चैप्टर अच्छे करोगे, आपकी सारी सीमेट की बेस बनेगी। और आप सीमेट का भी तरीका कि आप लोग हेडिंग्स बनाओ, जिस तरह ENT और आई के अंदर जो ड्रग के ट्रीटमेंट्स है ना, इनका यही तरीका होता है कि आपने देखना है कि सबसे पहले क्या होता है कि आपने वो देनी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ना वो होती हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, जिस तरह वायरल के अंदर होता है रेस्ट करो, पानी ज़्यादा पियो, उसके बाद है कि यानी हॉट फॉर्मेशन लो, यानी वो भाप वगैरह स्टीम वगैरह लो, ठीक है, अपना पानी वगैरह पूरा रखें आप लोग। फिर आती है मेडिसिनल ट्रीटमेंट आती है, ये ड्रग्स, एंटीवायरल्स हैं, एंटीबायोटिक्स लो अगर कोई बैक्टीरियल अल्सर बन गया है। और उसके बाद है सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना, या कैंसर में सही। रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या फाइन नीडल एस्पिरेशन आ जाती है। इसी तरह आपने सीमेट के अंदर भी इंटरवेंशन को याद रखना है, प्राइमोडियल इंटरवेंशन, प्राइमरी इंटरवेंशन और सेकेंडरी और टर्शियरी इंटरवेंशन, ठीक है ना, प्रिवेंशन सॉरी, सही। ठीक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी प्रिवेंशन। तो इसी के साथ साथ आपके सारे ये प्रिवेंशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। जो चीज़ सही नहीं भी है। आती है, मलेरिया में देखो, आपको पता है कि मलेरिया में प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि आप बंदे को एजुकेट करो, बंदे को पहली प्रोफाइल एक्सेस ले लो, यानी डिजीज होने से पहले आप दवाई का ना वो उसको उसको लेने लग जाओ कि आपको हो ही ना। सेकेंडरी में क्या डिजीज होगी तो कैसे ट्रीट करना, टर्शियरी में क्या कि आपका कोई कोई जिस तरह कोई एक्सीडेंट होता है, बंदे का लिम्ब वेस्ट हो जाता है, बंदा माजूर हो जाता है, उसको किस तरह रिहेबिलिटेट करना है, तो सही। आपको सारा पता है कैसे करना है। लेकिन हेडिंग आती होंगे तो आप लोग अपने आप को उस तरह से क्वेश्चन को अपने आप को उस तरह से आंसर को मोल्ड कर लोगे, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। पहले 2 चैप्टर तो पूरे करने हैं, और छोटे हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है, जनरल नॉलेज वाली चीज़ें हैं। डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करना इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और ना ये 2 चैप्टर्स आपको ऑलमोस्ट समझो 2-2 घंटे के चैप्टर्स हैं वो, ठीक है। सही। सिर्फ रीड करनी है। तो और सही। आपके और साथ आपने एससीक्यूज कर लेने हैं इसके, ये जो पास्ट एससीक्यूज हैं, तो आपकी इंशाल्लाह तैयारी इन 2 चैप्टर्स की हो जाएगी। मेन क्वेश्चन बिल्कुल। यहाँ पे चैप्टर आता है इम्यूनोलॉजी का, जो काफ़ी ज़्यादा फजूल सा चैप्टर है, और इसने आपको प्रॉफ तक तंग करना है। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी जी, आ रही है। अच्छा, तो ना इसमें क्या इम्यूनाइजेशन का सबसे पहले करने का तरीका क्या है कि इम्यूनाइजेशन के एंड पे ईपीआई वैक्सीनेशन का टेबल बना हुआ है, एक पूरे पेज का टेबल है एक, ठीक है। उसमें जो है कि बच्चा पैदा हो, फिर 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स होती हैं, फिर जो बूस्टर वैक्सीनेशन होती है, आपने ये याद करनी है। पहले ये टेबल याद करना है आपने। उसके बाद आपने ना स्टार्ट के इम्यूनोलॉजी के ना 3 या 4 पेजेस पुरानी वाली हैं कि जो हमारी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, फिर आगे वैक्सीनेशन के अंदर टाइप्स ऑफ वैक्सीन होगी, डेड वैक्सीन हो गई, और वो जो होगी हमारे पास एटेन्यूएटेड वैक्सीन आ गई, इनकी एग्जांपल्स याद करनी है, ठीक है। जिस तरह वो टॉक्साइड होते हैं, डीपीटी होगी, वो वाली वैक्सीन होगी। बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी हैं, जब वायरल वैक्सीन है, रेबीज के लिए वायरल वैक्सीन है, ठीक है। इस बात इंपॉर्टेंट एक जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जो, और वो कोविड से भी रिलेटेड है, वो है आपकी सही। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक सही। है। वो आपने पूरा सही। याद करना है। उसमें करना है कि आपकी जो वो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, या आपको हो कि ना कंपोनेंट्स ऑफ हर्ड इम्यूनिटी क्या होते हैं, ठीक है, वो करने हैं। रिप्रोडक्टिव नंबर क्या होता है वो करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कोल्ड चेन इक्विपमेंट आती है, ठीक है, कोल्ड चेन इक्विपमेंट है एक। उसके साथ एक उसने दिया होगा वाइल्स दी होंगी कि अगर आपकी वाइल के ऊपर ढक्कन खराब हो जाए तो कलर चेंज हो जाएगा, आपको वैक्सीनेशन यूज़ करनी चाहिए, वैक्सीन के नहीं यूज़ करनी चाहिए। फिर उसके बाद सही। उसके बाद एक इसमें से पार्क से करने वाली सिर्फ एक चीज़ है, वो है टेटनस का टेबल है, ठीक है, कि कब बंदे सही। को टेटनस की वैक्सीन देनी है। वो आपने 2 टेबल्स बने एक्सेल के अंदर, वो भी याद करने हैं। और 2 टेबल्स बने हुए हैं आपके उसके अंदर पार्क के अंदर एक टेटनस का टेबल है, वो भी याद करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कल है ना 8 को याद करें चैप्टर 1 और 2, ठीक है। और 9th को ना आप लोग जो है ना रिवाइज कर लो सारा वो वाला चैप्टर जो है ना, चैप्टर जो है ना इम्यूनाइजेशन ना करो, मैक्सिमम 5 या 6 आवर्स लगेंगे और चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सही। आता है कम्युनिकेबल डिजीजेज वाला चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपको 5 डिजीजेस दी हुई है और इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शियस डिजीजेस दिया हुआ है, ठीक है ना। ठीक हो। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर बेसिकली ना पहले 5 या 6 पेज हैं, व्हाट इज द होस्ट, व्हाट इज कमेंसलिज्म, व्हाट इज पैरासाइट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, ठीक है, व्हाट इज समझो कि टाइप्स ऑफ वो कह लो कि व्हाट इज जो पहला बंदा होता है जिसको इन्फेक्शन होता है, उसको जो पेशेंट जीरो होता है वो क्या होता है। उसके बाद सही। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, समझो कि जो अगर एनिमल्स में डिजीजेज होती हैं, अगर एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो वो क्या होती हैं, ह्यूमन से एनिमल्स में ट्रांसमिट हो वो क्या होती हैं। उसके अलावा रेजरवॉयर क्या होता है किसी भी डिजीज़ का पोर्टल ऑफ एंट्री, और ये चीज़ें होती हैं ना जो, तो ये चीज़ें याद करनी है जो गाइडलाइंस के अंदर मैं दे चुका हूँ, ठीक है। ये 5-6 ठीक एमसीक्यूज हैं हो और गया। बेसिकली ना इनके अंदर इनसे एमसीक्यूज आते हैं।
एससीक्यूज नहीं आते पहले वो इन्फेक्शियस डिजीज के, वो सिर्फ ना प्रिवेंशन आती है उसमें, और उसमें भी आपको आई थिंक कॉलरा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, और ये है कि जो चीज़ें रेड या ब्लू टेबल्स में दी हो ना आपको, जिस तरह अगर कॉलरा है ना तो उसमें दिया हुआ होगा कि ना आपने वो किस तरह बनाना, ओआरएस कैसे बनाना है, सही ओआरएस के बनाने का मेथड होगा। जिस तरह आपका चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स तो है, उसमें डिफरेंस बना टेबल का ना, कि चिकन पॉक्स किस तरह सही निकलती है, स्मॉल पॉक्स कैसे निकलती है, वो पढ़ लेना, इतना आता नहीं है, लेकिन जो चीज़ आती है प्रिवेंशन आती है इसकी, ठीक है। सही और उसमें भी आपने एपिडेमियोलॉजी अगर डेफिनेशन किया तो उसमें आई थिंक 3 डीज आते हैं, कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है डिजीज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐसी को 2-3 चीज़ें आती हैं एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर ना। तो इसमें भी आपने वो देखना है कि डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन, डिजीज फ्रीक्वेंसी और 3 डीज होते हैं आई थिंक, और पता नहीं डिजीज की ना ऐसी कोई चीज़ थी, तो ना उसमें ये 2-3 चीज़ें आपने देखनी है। तो इन्हीं के तहत एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन याद करके ना आप ना हर डिजीज को, और साथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो आपकी होती है प्रिवेंशन, उससे आप हर डिजीज का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर जो है ना इम्यूनाइजेशन वाला, वो अच्छा करो इन 3 जी दिनों के अंदर। और डिजीजेज अगर आप सिर्फ उनकी प्रिवेंशन में पढ़ जाओ या मोटा मोटा घंटे में पढ़ जाओ, 5 डिजीजेज हैं, और घंटा लगा के आप ना पहले 5 या 6 पेज हैं उसके इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शियस डिजीजेस के, ठीक है। और ये जो है ना प्रॉफ के वाइवा में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन पोर्शन, इंट्रोडक्टरी पोर्शन, ये बहुत आते हैं। यानी ऑब्वियसली ठीक बात है है ना, अगर मैम पूछेंगे आपसे कि देखो कि मुझे बताओ कि हाइपरटेंशन को प्रिवेंट कैसे करोगे, आपने अगर वो प्रिवेंशन के 3 मैकेनिज्म या स्टेजेस पढ़ी होंगी तभी तो आप हाइपरटेंशन को उसके अंदर वो करोगे, सब्स्टिट्यूट कर लोगे। तो आप देखोगे प्राइमरी प्रिवेंशन क्या, सेकेंडरी क्या, टर्शरी क्या, ठीक है। इम्यूनाइजेशन के ठीक है अंदर ईपीआई वैक्सीनेशन टेबल बहुत अच्छा करना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, एक बच्चा है उसको ना आपके पास 6 मंथ्स का बच्चा है, ठीक है, उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगनी है, और वैक्सीन कौन कौन सी किस किस तरह की है, और कहाँ कहाँ सही रीजन में लगती है, यानी कि आपको जो बीसीजी लगती है वो आपको लेफ्ट डेल्टॉइड में लगती है, जिसका आपका निशान रह जाता होता है, ठीक है ना, कौन सी लेफ्ट थाई सही में लगती है, कौन सी राइट थाई में लगती है। उसके बाद आप कहते हैं कि जनरल जो वैक्सीनेशन की आपकी वो होती हैं, जो सिम्टम्स क्या होते हैं कि वो फीवर हो जाता है, उसके बाद एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। उसके अलावा कुछ डोजेज हैं, जिस तरह की येलो फीवर की वैक्सीन क्या 0.5 ml सबक्यूटेनियस लगानी है, 6 से 10 साल के लिए आपको आपको प्रिवेंशन दे सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये मेंशन भी कर दी है मैंने गाइडलाइंस के अंदर। और ये चैप्टर बेसिकली पता है क्या है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और इम्यूनो का चैप्टर है ना, ये पूरा कर लोगे ना, आई सही गारंटी यू आपके 80% से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सही इंशाल्लाह आ जाएंगे, ठीक मुश्किल होगा नहीं है। सीमेट का पता है क्या है, सीमेट मुश्किल नहीं है, सीमेट में बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हो। सीमेट क्या है कि ना, सीमेट अ बिट ड्राई, यानी कि आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ ली है, इम्यूनोलॉजी को आई डोंट थिंक किसी ने भी 3rd ईयर के अंदर कोई इतना इंपॉर्टेंस दी होगी। सर ने एक दफ़ा पढ़ी थी, प्रॉफ में भी वो आई थिंक एडजस्टेबल्स में से ही था, ठीक है ना। तो आप वो बिल्कुल सीमेट का इम्यूनो का भी ना उसी तरह पढ़ लेना वो, तो आपको अभी भी ना ये कर लोगे ना तो ऑलमोस्ट उसके 10 चैप्टर हैं इस पेज। इस मैं करता था कि ना, मैंने रखे होते थे ना कि ना मैंने पेजेस गिनने पहले हर चैप्टर के, ठीक है, और ना आधा घंटा हर एक पेज को देना है। इस तरह आपको पता है एक टाइम लिमिट बन जाती है। जिस तरह इम्यूनो के 10 पेज, आई थिंक 10 या 12 पेज हैं इम्यूनो के, तो अगर आधा घंटा भी दो ना तो 5 या 6 आवर्स लगेंगे एट द मोस्ट, ठीक है। 2 घंटे ठीक बंदा है रमजान में पढ़ ले रोजे के अंदर, और 2-3 घंटे बंदा पढ़ ले इफ्तारी के बाद, ठीक है। तो ये, और दूसरा है कि ना अभी भी देखो आपको अभी आइडिया हो गया ना कि डिपार्टमेंट चीटिंग नहीं करवा रहा, तो देखो अभी से मेहनत करो। तो मुझे भी याद है कि मैंने सीमेट के अंदर जो टेस्ट हुए थे ना वो मैंने बड़े अच्छे प्रिपेयर किए थे, इसीलिए मुझे सीमेट में इतना मसला नहीं हुआ। आई और ईएनडी में हुआ था कि ईएनडी थोड़ी लंबी कर मैंने लेट स्टार्ट की थी, मैंने बोर्ड भी ठीक नहीं लिए थे हम लोगों ने, ईएनडी 1 था। आई में काफ़ी ज़्यादा हुआ था, बोर्ड हमारे हुए नहीं, सारा रिटर्न हुआ था, और एट द एंड हुआ था बाकी सारी चीज़ों का प्रेशर आ जाता है। और आई वुड सजेस्ट कि यार रॉबिन साथ साथ कर लेना, फ़ायदा होगा। चाहे मैंने उसके लिए एमएलई के लिए वो मैंने फर्स्ट ईयर तो सारी कर ली थी पैथोलॉजी ना, लेकिन मैं रॉबिन्स की तो रॉबिन्स इतनी लंबी के, और पता क्या मैंने रॉबिन्स को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी भी नहीं, ठीक है। सही जिस तरह फर्स्ट ईयर के अंदर जीआईटी के बड़े अच्छे टेबल्स बने हुए थे कि जो गैस्ट्रिक डिजीज के अंदर सीलियक डिजीज ऐसी है, सीलियक डिजीज को ये होता है, ये इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं। तो और जिस बच्चे ने यकीन करो कि ना हमारा हमारा ना जीआईटी का टेस्ट रिटर्न हुआ था, सही मेरे जानने वाले दोस्त हैं उन्होंने फर्स्ट एड पढ़ी थी, एमएलई की तैयारी करते उन्होंने ना पैथोमा पढ़ी थी, और पास पेपर्स पढ़ लिए थे। रॉबिन्स को हाथ भी नहीं लगाया, उनके 50 में से 45 मार्क्स थे, ठीक है ना। सही तो सही आप भी ये चीज़ें सारी कर लोगे। रॉबिन में क्या है कि कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो फर्स्ट एड में वो उसमें नहीं है, क्योंकि सारी सी बात इतनी मोटी बुक है, उसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, और चीज़ें टीचर सुनता है। और वही बात है कि पैथोमा को कट करवा के एडिशनल पेजेस डलवा लेना आप उसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास स्पेस बन जाएगी। मैंने पेजेस नहीं डलवाए, मैंने स्टिकी नोट्स वगैरह यूज़ किए। मैं आपको अपनी पैथोमा की पिक्चर दिखा सकता हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने ना उल्टी की हुई है हर पेज के ऊपर, सही इतना कुछ लिखा हुआ है कि मुझे खुद पढ़ते हुए इतनी इतनी वो होती थी, उलझन या क्रिंज आती थी यार कि मैंने क्या लिखा हुआ है। लेकिन क्या था कि वही चीज़ मुझे रॉबिन से पढ़नी नहीं पड़ती थी फिर, ठीक है ना।
यानी मैंने 4 दिन पहले प्रॉफ की तरफ प्लेथोमा पढ़ी थी, मैंने रॉबिन्स को भी नहीं हाथ लगाया, पास्ट पेपर्स को भी हाथ नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मैंने सारे पास्ट पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे रॉबिन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टॉपिक से मैंने नोट कर लिए थे अपनी प्लेथोमा के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने बता दी आपको चीज़ें, ये 3 चैप्टर मैक्सिमम कर लेना आप लोग अपने वो वाले सीमेट के लिए, इंशाल्लाह ठीक पास होगा। हो जाओगे। आधा पौना घंटा लगा के ना घंटा लगेगा आपको स्टार्ट वाले चैप्टर 4 की इंट्रोडक्शन के अंदर, व्हाट इज पैरासाइट, व्हाट इज होस्ट, व्हाट इज वेक्टर, व्हाट इज डिजीज वगैरह चीज़ें पढ़ के, ठीक है। टाइप्स ऑफ वो कर लोगे कि कुछ डायरेक्ट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू आती हैं, कुछ हवा के थ्रू आती हैं, कुछ आपको पता है ब्लड के थ्रू जाती हैं डिजीजेस। और इम्यूनाइजेशन के अंदर इम्यूनाइजेशन का स्केड्यूल, ईपीआई वैक्सीनेशन का स्केड्यूल जो आखिर में टेबल बना हुआ है, वो कोल्ड स्टोरेज जो कंपोनेंट्स हैं वो पढ़ने हैं, कोल्ड स्टोरेज चेन होती है। उसके अलावा हर्ड इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ वैक्सीनेशन के जो है ना कि येलो फीवर हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, इसकी इम्यूनाइजेशन का पैटर्न क्या है, ठीक है ना। और टेटनस का ठीक आपने होगा। पैटर्न पार्ट से पढ़ना है, ठीक है, टेटनस पार्ट से ठीक पढ़ना है होगा। एक दफ़ा, तो ठीक ये आपका होगा। इंशाल्लाह सीमेंट भी पास हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक बाकी हो आप गया। बच्चों से क्वेश्चन पूछ लो अगर इसने चैट में लिखे हुए हैं। हाँ जी, अगर किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो कर सकते हैं, ज़रूर करें। मुकरम भाई आपको साथ के साथ जवाब दे देते हैं। मुकरम भाई कोई शो नहीं हो रहा तो मेरा ख्याल है। चलो बाकी उन्हें आपके पास, मेरे पास, आपके सबके पास मेरा नंबर वैसे भी है, ठीक है ना, कांटेक्ट है, जी जी। इतने कुछ जी जी। पूछना भी हो ना हाँ जी, टेस्ट जनाब। में पास पे। टेस्ट में जिस तरह देखो आपको पता है कि फोरेंसिक का हुआ करता था, तो फोरेंसिक में तो आपको याद है कि सारा पास पेपर ही आया करता था, ठीक है ना। तो जी जी। ईएनटी के अंदर सारे पास पेपर्स आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ईएनटी में पता है क्या होता है, देखो कॉलर एक्टिव जिस तरह देखोगे, अब मैं कहूँगी आपको कि मैं एपिस्टेक्सिस है, ठीक है, एपिस्टेक्सिस का पेशेंट आया, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास यही सिनेरियो बनाया ना, बच्चा आया है, वो उसमें वो फाइट कर रहा था, या उसने अपनी नोज के अंदर उंगली डाल नोज पिक कर रहा था वो, तो उसकी वजह से क्या उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आपने कॉटराइजेशन किया, आपने अंदर वो गॉज डाला है, तो उसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग ठीक नहीं हुई, तो पता चल गया बच्चा है, यंग एडल्ट है, यंग बच्चा है, एडल्ट है, तो बच्चों में ज़्यादा केसेस एपिसेप्टिस के होते हैं अगर आप ट्रॉमा हो गया नोज का, ठीक है। तो यही एक सिनेरियो है, इसको वो बदल नहीं सकता, वर्डिंग चेंज कर सकता है, लेकिन मेन चीज़ें यही रहेंगी। तो समझो कि जो एक या दो, जिस तरह उसने डिफरेंट वर्डिंग था कि एपिसेप्टिस के केसेस दिए हुए हैं पास पेपर में, उसी दो तरह से सवाल आना है, तो इसीलिए पास पेपर इंपॉर्टेंट है और आते हैं टेस्ट में पास पेपर से। आई के भी रिपीट होते हैं, ईएनटी के भी, स्पेशल पैथो के तो आने ही वही है ना यार, ठीक है। यानी कि सही आपने है। क्रोन्स डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी नहीं है अगर जेआईटी के चैप्टर में क्रोन्स डिजीज के 10 सवाल है ना, तो मुकरम उसने भाई एक 6 में और क्या क्वेश्चन। किया होगा, एक सेकंड, तो ना मैं आपको हाँ बताता जी, हूँ वो कर दूसरा ले। भी, तो उसने क्रोन्स डिजीज का ही किया कि उसने, जिससे हमने पढ़ा है क्रोन्स डिजीज में उसकी कुछ होती हैं कि वो स्किप लीजन्स होती हैं कुछ, वो पूरी जीआईटी को इफेक्ट करता है, सवाए स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के आइलिम तक करता है वो, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन पूछा है कि बंदा आइलिम तक डैमेज, उसको आइलिम तक की डिजीज है, उसकी स्किप लीजन्स हैं, ठीक है, उसकी जो है ना टोटल जो है वो है नाइफ क्लैप लीजन्स बनी हुई हैं, फाइब्रोसिस है, उसको यूवेइटिस हो गया, उसको ये चीज़ें हो गई हैं, तो आपको आइडिया हो जाए क्रोन्स डिजीज है। लेकिन क्या है कि कुछ क्वेश्चन में वो सिर्फ 2 सिम्टम्स देगा, कुछ में 6 दे देगा, ठीक है, लेकिन आएंगे वही, पास से बस में सारे दिए हुए हैं, 2 करके भी सवाल पूछा, 6 करके भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। पास से बस सही। लाजमी करने हैं। सीमेट के भी उन्होंने आपकी बुक में येलो बॉक्सेस दिए होंगे, और सॉरी ऑरेंज बॉक्सेस होंगे, इनका नया एडिशन और जिनका रेड, जिनके पुराने एडिशन उनके रेड बॉक्सेस होंगे। तो बेसिकली एनुअल 2016 एनुअल 2017 के क्वेश्चन है, ठीक है ना, यानी सही। 2-3 सालों के क्वेश्चन होते हैं। और सीमेट के अंदर ना पास पेपर से लाजमी करना है, सारे सारे पास, यानी कि बेसिकली इन शॉर्ट पास पेपर्स आर द की टू सक्सेस या डिस्टिंक्शंस अलोंग विद बुक रीडिंग इन 4th ईयर, ठीक है ना। यार डेफिनेशंस आपने पैथो में एग्जैक्ट याद करनी है, ठीक है, यानी एग्जैक्ट से मुराद है कि जो हर डेफिनेशन में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। यानी कि अब मैं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल कि मैं मुझसे कोई बंदा पूछे हु इज शहरयार, ठीक है, तो मुझे पता है कि अब मैं अगर दो या तीन कीवर्ड, अब सबको पता है शहरयार लड़के का नाम है, तो मैं लड़का तो बोलूंगा, लेकिन दैट वुड नॉट बी अ गुड पार्ट ऑफ अ डेफिनेशन। मैं कहूँगा कि जिसकी दाढ़ी है, जो सीआर के लिए खड़ा हुआ है, ये दो चीज़ें आपको डिस्टिंक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह सही। थायराइड के अंदर अगर मैं पूछता हूँ, या फर्स्ट करो मैं पूछता हूँ कि एटिलेक्टेसिस की डेफिनेशन पूछ लेता हूँ, तो एटिलेक्टेसिस बेसिकली क्या है यार, मैं बताता हूँ। एटिलेक्टेसिस का जिस तरह कहोगे ना कि वो होता है कोलैप्स ऑफ लंग ड्यू टू लैक ऑफ एयर वॉल्यूम इन द लंग टिश्यू, ठीक है ना। तो बिल्कुल। आपको कोलैप्स ऑफ एल्वियोल है, कोलैप्स ऑफ लंग्स हो गए, कोलैप्स ऑफ अ पोर्शन ऑफ लंग, लोब ऑफ लंग, तो वो पूछेगा कि भाई किस चीज से क्यों कोलैप्स हो रही है, ट्रॉमा हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। जब तक आप एटिलेक्टेसिस में कोलैप्स का बताओगे नहीं कि ड्यू टू लैक ऑफ फिलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ लंग ड्यू टू एयर, योर डेफिनेशन वुड नॉट बी कंप्लीट, ठीक है। तो आपने कीवर्ड्स पकड़ने हैं डेफिनेशन में से, तो डेफिनेशन अपने वर्डिंग में करो, बट कीवर्ड्स, जिस तरह मुझे याद है कि फोरेंसिक का भी था ना, फोरेंसिक की मैम
सारा सारी सुनती शहबाज वाली थी जो उसकी डिटेल्स होती हैं, लेकिन वो कहती थी कि डेफिनेशन एनआरए वाली होनी चाहिए। जिस तरह मुझे याद है बच्चे कहते थे टॉपसी इज द वो पोस्टमार्टम या समझो कि आफ्टर डेथ एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन वगैरह जो भी था। तो लेकिन मैम कहती थी बेटा इसके अंदर एक वर्ड है कि इट इज द स्क्रूटनी ऑफ अ डेड बॉडी, क्योंकि एनआरए में वर्ड स्क्रूटनी लिखा हुआ था, ठीक है। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद द वर्ड। तो बात वही है कि जब तक आप 2-2 3-3 दफा नहीं पढ़ोगे ना, आपको वर्ड याद नहीं होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस तरह कैसे कि एस्मा वगैरह या एम्फाइजिमा की डेफिनेशन थी ना, वो मैंने लिखी थी थोमा के ऊपर, एम्फाइजिमा के टॉपिक के ऊपर ही। और ज़ाहिर है दोनों चीज़ आप लोग ऐड करोगे ना जब, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों के ना साथ जो है ना स्पेस भी बन जाएगी। तो उसका पैथोजेनेसिस, उसका स्टिकी नोट्स वगैरह के ऊपर उसकी आप मॉर्फोलॉजी और हिस्टोलॉजी लिख लो तो काफ़ी फायदा हो जाएगा। यार जीमेट का टेस्ट ना ईजी आता है, मुश्किल नहीं आता। क्वेश्चन जिस तरह आते हैं ना कि आप समझो कि यार क्या खौफनाक चीज़ आ गई, इस तरह का फोरेंसिक का पेपर आ गया था, यार क्या ऐसी उठा के दे दिया इन्होंने, ऐसा नहीं आता जी सीमेट जी का। यानी क्लास टेस्ट बहुत आसान आते हैं, क्योंकि देखो उन्हें पता है कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ना, कुछ बच्चों ने पढ़ना है। और कोशिश करना, ट्राई ट्राई कि आपके एमसीक्यूज मैक्सिमम ठीक हो जाए, ताकि आपको एससीक्यूज में थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाए, ठीक है। और बाकी एससीक्यूज के लिए क्या सीन होता है कि ना ये चलो मुझे बताना तो नहीं चाहिए, मुझे मार पड़नी है डिपार्टमेंट से, तो ना कोशिश करना कि लैपटॉप ऑन करके ना अपनी किताब बिल्कुल लैपटॉप के नीचे रख लेना, ठीक है। यानी एक हाथ से लिख रहे हो, यानी आपको पता नहीं चलेगा कि मैं इस तरह कर रहा हूँ तो मैं पेज पलट रहा हूँ कि नहीं पलट रहा, ठीक है ना। यू हैव टू बी केयरफुल। तो आप मुझे देख भी रहे होगे ना, मैं नीचे लिख रहा हूँ लेकिन मैं बुक को देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि सिर्फ 1 और 2 पार्ट के लिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना कि सारा आप लोग पेपर में 30 मिनट्स में 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बी बिल्कुल केयरफुल के ना कोशिश करो कि सारा ना देखो, पढ़ के जाओ, आपका ही फायदा। देखो मैं ये नहीं कहता सारा सारा पढ़ के जाओ, ठीक है, लेकिन 60-70% पढ़ लो, 2 दिन में हो जाता है कवर यार, मुश्किल नहीं है। हाँ, अब जाहिर है किसी ने पास होना पे तो बंदा हर मीन्स अवेलेबल यूज करता ही है पास होने के लिए। लेकिन आप लोग 60 या 70% कर दोगे, अगर आप 1-2 और चैप्टर नंबर इम्यूनिटी वाला भी कर लोगे, चैप्टर नंबर 6 है वो, और 4th की स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ लोगे, 2 दिन और मोर देन इनफ तैयारी हो जाएगी आपकी। देखो अभी भी सही रात पड़ी हुई है, ठीक है ना, आज ही सही रात है। आप कल इफ्तारी के बाद दोबारा स्टार्ट करो, हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है। और सीमेट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। तो इन टर्म्स ऑफ पेपर यानी ड्राई है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। यार ईएनटी और आई में आपको गाइडलाइंस देना स्टार्ट कर दूंगा उसके बाद से ना, ईद के बाद से। लेकिन मैंने आपको ऐसे बताया कि मैंने ईएनटी स्टार्ट की थी अपनी ट्रिप हमारा जब आया था। यार मोबाइल से नहीं हो सकती, मोबाइल से हो सकती है, लेकिन ना मैं भी जिस तरह अपनी रूम वगैरह के लेक्चर के मैंने वाइवा दिए हैं ना, सॉरी मैंने पहले मैं दूसरा क्वेश्चन बता दूं। मैंने अपना स्टार्ट की थी ईएनटी ना, मैंने स्टार्ट की थी आपको बताया 14 सितंबर के बाद। आई मैंने स्टार्ट की नवंबर के स्टार्ट में। बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू गाइस कितना डिले करो, क्योंकि यूएचएस वुड बी रेडी के यार कोरोना की सिचुएशन हमने कैसे वो करना है उसको डील ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले ना वो कर लो, ईद के बाद ऐसा ऐसा हल्का हल्का स्टार्ट करो, लेकिन पैथो को मेन प्रेफरेंस रखो। और साथ साथ बना 2 दिन के बाद ना दो एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 दिन के बाद ईएनटी का चैप्टर पढ़ लिया, 2 दिन के बाद आई का पढ़ लिया। कोशिश करो कि ईएनटी का एक यूनिट कंप्लीट करके नोज का आई के एक या 2 चैप्टर्स पढ़ लो, फिर ईएनटी का दूसरा यूनिट कर लो, आई के 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ लो। क्योंकि जब बंदा फिर पूरे 5 या 10 दिन आई को देना तो तैयारी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो वही बात है कि अभी आप एक बार चीज़ गुजार भी लोगे, गुजार लो एक अच्छी पक्की जिस तरह। तो एट क्या होगी, मुझे याद है कि मुझे ना स्टैंड अप से पहले 25 दिन लगे थे पैथो कवर करने में सारी, रॉबिन्स, फर्स्ट एड और फिर थोमा से, इंक्लूडिंग पास पेपर्स, ठीक है। 25 दिन लगे थे मुझे पूरी पैथो करते हुए, क्योंकि मैंने एक बार पैथो पढ़ ली थी। लेकिन मुझे ईएनटी मैंने पहली बार ही की थी, तो मुझे ईएनटी में लगते थे 7 या 8 दिन लगते थे, 2 दिन 1.5 डे लगता था मुझे नोट्स के ऊपर, क्योंकि मैं सारा सारा करता था, मैं कुछ छोड़ता नहीं था नोट्स और साइंसेस के ऊपर। उसके बाद मुझे लगते थे 2 या 2.5 दिन लगते थे मुझे उसके ऊपर, थ्रोट के ऊपर। मुझे 4 दिन लगते थे ईयर के ऊपर, क्योंकि मुझे ईयर से फोबिया था, मैं वो सच बताऊं। ईयर का, क्योंकि ईयर का सारा याद भी सब कुछ करना था, और ईयर इज, आई थिंक ईयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इन दिस थिंग कि ना उसमें से आपका छोड़ने वाला पोर्शन बहुत कम है, ठीक है। तो बाकी यही चीज़ है कि आप सबसे मुश्किल चीज़ को अगर स्टार्ट में ज़्यादा टाइम दोगे ना, तो आपके लिए एट द एंड प्रॉफ में उतनी आसानी होगी, क्योंकि आपको याद रखना कि आपके पास ईएनटी के अंदर 2.5 डेज है। सोचो कि मुझे जैसा बंदा जो जो सिर्फ ईयर के लिए 4 दिन लगा रहा है, उससे कैसे कवर होनी थी 2.5 दिन के अंदर। लेकिन वो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब सेकंड थर्ड फोर्थ रिवीजन स्टार्ट मैंने जब की ना अपनी, वो इसलिए मेरी 4-4 हो गई, घबराना नहीं, क्योंकि मुझे टाइम भी, हमें छुट्टियां भी तो मिलती हैं ना ज़्यादा, तभी तो ऑब्वियसली वाली छुट्टियां ज़्यादा मिले तो आपकी रिवीजन हो जाती हैं। तो आई वुड स्टिल सजेस्ट यू गाइस कि ना आप लोग ईएनटी और आई स्टार्ट कर लेना रोज़ों के बाद ना, ईद के बाद। लेकिन पैथो साथ लेके चलो, पैथो शुड बी योर गो टू सब्जेक्ट। और ईएनटी आई और सीमेट को ना, सीमेट तो टेस्ट के साथ ही करना, ठीक है ना, सीमेट के ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करो।
और ना साथ आप ENT और आई है ना जो वो साथ करते जाए करो थोड़ी थोड़ी, तो आहिस्ता आहिस्ता भी करोगे ना, साल के एंड तक आपकी एक या दो दफा रिवाइज हो चुकी है। और कोई क्वेश्चन है? बेहतरीन। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। मौजें करो यार, कोई सिम्टम नहीं आया, आप मौजें करो। ये पता बेहतरीन। है क्या, देखो वैक्सीनेशन के मुझे तो 12 घंटे बाद ही सिम्टम स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। लाइक मुझे काफ़ी बुरे सिम्टम हुए थे, तो लिथार्जी, फीवर, और मेरा एपेटाइट भी खत्म हो गया था, भूख वगैरह नहीं लगती, ये था। मेरे भाई को अभी स्टार्ट हुई है, उसने भी 6-7 दिन बाद लगवाया, उसको 6-7 दिन हो गए, लेकिन उसको भी अभी ना मतलब वो अपने रूम में बैठा लेटा ही हुआ है, सुबह से सो ही रहा है वो। इफ्तारी के लिए आया था, फिर चला गया था, यानी कि उसको भी काफ़ी वीकनेस वगैरह है। तो डिपेंड कर रहा है, मेरे एक दोस्त के फादर को 4-5 डेज के बाद सिम्टम स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, फीवर और वो जॉइंट एक्स वगैरह। तो डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी, डिपेंड्स ऑन, कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं हुए, ठीक है ना। तो डिपेंड्स ऑन कि यार क्या किस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, तो अच्छी बात है। हाँ, ये आपने थर्ड ईयर में पढ़ी थी TMN क्लासिफिकेशन, तो ये अब आप लोग सही तरह पढ़ोगे। ENT के अंदर आप लोग बहुत अच्छा पढ़ोगे कि हर एक जो कार्सिनोम है ना, उसकी TMN क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ोगे, उसके बकायदा टेबल्स होंगे, ये आपने याद करने हैं, क्योंकि ENT के प्रॉप में TMN क्लासिफिकेशन बहुत आती हैं, ठीक है ना, ये बहुत आती हैं, MCQs भी आते हैं। और दूसरा है कि आपका जो है ना, आपकी मेल और फीमेल जेनिटल सिस्टम और ब्रेस्ट है जो, इसमें भी TMN क्लासिफिकेशन आती है। रॉबिन में नहीं लिखी हुई, लेकिन पास पेपर्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमें प्रॉप में भी आया था, व्हाट इज द TMN क्लासिफिकेशन ऑफ आई थिंक सर्वाइकल कार्सिनोमा। ये सिर्फ एक सवाल था पूरे पास पेपर्स में, बच्चे ओवरलुक कर जाते थे, मैंने भी किया ओवरलुक ही था, लेकिन ना मैंने इसको मोटा मोटा लिख लिया था अपनी पेथोमा के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन नहीं था रॉबिन में भी ना। तो मैं जब पेथोमा रिवाइज करता, मैंने पास पेपर दोबारा नहीं खोल, लेकिन मैंने पेथोमा से अपनी पढ़ ली थी वो क्वेश्चन। और यही वो 5 या 10 नंबर वाला सवाल था कि 3 नंबर एब्डोमायोसार्कोमा के, और 5 नंबर का 2 या 3 नंबर का सवाल था ये TMN क्लासिफिकेशन का। तो 6 या 7 नंबर आपके इस तरह ना कट गए थे, जिन बच्चों ने चीज़ें नहीं पढ़ी हुई थी। तो TMN क्लासिफिकेशन आपके प्रॉफ्स में आएंगी, पास पेपर से भी करनी, और ENT में ढिंगरा में लिखी हुई है सारी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट का तो वो। आई नहीं थिंक नहीं यही मैं। थे फिर। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मुकरम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया और हर चीज़ डिटेल में नहीं बताई। नहीं, कोई थैंक यू मसला सो मच। और बाकी बाकी क्लास के के लिए भी लिए। और बेस्ट। हाँ जी। बाकी क्लास के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि हर मंथ कोई ना कोई मतलब किसी टेस्ट के बाद कोई डिस्कशन के लिए इस तरह का कोई सेशन हो हमारे सीनियर्स के साथ, मुकरम भाई के साथ। कोशिश करूँगा मुकरम भाई, और ये भी कोशिश करूँगा कि हमारी क्लिनिकल लर्निंग के लिए हम ऐसे सेशन करवाएं, क्योंकि फोर्थ ईयर में जो वार्ड्स हैं वो मतलब मेजर वार्ड्स हैं, वो थर्ड ईयर वाला वैसा सीन है नहीं। जो कुछ बताया जा सकता है ऑनलाइन सेशन क्लिनिकली, वो हमें कम से कम पता, इस चीज़ की भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। बाकी थैंक यू सो मच पूरी क्लास को, थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन कोई किया, मसला अच्छा नहीं। रिस्पॉन्स किया। बाकी तो आप लोगों ने कुछ भी पूछना हो तो मेरा व्हाट्सएप वगैरह और वो मैसेंजर वगैरह आप सबके पास है, तो आप लोग अपने वो CR GR के थ्रू भी पूछ सकते हैं, या अभी नए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू भी करवा सकते हैं, कोई कुछ भी पूछना हो। बाकी है कि जो अभी है ना फोर्थ ईयर के MCQ ने, पास्ट MCQ जो मैंने इकट्ठे किए हुए थे, लाइक ग्रुप्स में जी जी बच्चे सेंड करते रहते थे कि RMC के हो गए या UHS के हो गए या कुछ कुछ ऐसे हो गए, तो मैं वो भी सेंड कर दूंगा, PDFs पड़ी है मेरे पास। बाकी वो जो है CMED, ANT और जो है ना पैथो की जो हमारे वाइवा क्वेश्चन है, वो मैं उनकी PDFs बना के ना आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि आई ठीक तो हो मैंने गया। सेंड कर दी थी उस फोल्डर के अंदर, तो मैंने बाकी जो तीनों की नहीं की हैं अभी, तो भी मैं कर दूंगा, लेकिन वो सिर्फ प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही है। तो आप पूछ लेना जब कोई भी इशू वगैरह अभी भी है। बाकी जो है कि टेस्ट को पढ़ लो, 60-70% भी पढ़ोगे ना, पास आप लोग आराम से हो जाओगे, क्योंकि अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो एट द एंड ये कलेक्ट चीज़ होती रहेगी आपके ना ऊपर, पाइलअप होता रहेगा, तो फिर ना अपने एंड पे एट द एंड आपको जाके स्टैंड अप के अंदर दोबारा चांस मिलना है अब, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा करें, बिल्कुल लाजमी शेयर ठीक कर, है, मैं भी आगे दूंगा। मंशा को दीजिएगा, लुइजा को दे दीजिएगा, या मुझे दे दीजिएगा, वो जो होगा उसमें शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके हो गया, हाँ जी, और चलो ओके फिर बाकी चलेगा। याद रखिएगा आप भी चलें, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिए और अपने आप घर भी वालों का भी। हमारा रिजल्ट भी आना यार, दुआ कर देना। हाँ जी, रिजल्ट लाजमी भी आने, लाजमी। दुआ कर देना यार। जी जी जरूर, बहुत सारी। चलिए ठीक होगा। ओके जी, ओके अल्लाह ओके, अल्लाह अल्लाह। हाफ़िज़।